हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और सर थोड़े डर में भी होंगे और सर अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सर एफएम के आरटीपी MTP1 और MTP2 जो जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए हैं उसके सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेटा उसकी 4 वजह है सर। कुछ जगह कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे हमें सर पहले डाउट हुआ करता था, इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दी कि अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो वो क्वेश्चंस देख लेंगे। बेटा कुछ जगह इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी है तो हम देख लेंगे वो गलती हमें नहीं करनी है, उसको हमें अवॉइड करना है। कुछ जगह सर इंस्टीट्यूट ने नए एडजस्टमेंट दिए हैं, वो एडजस्टमेंट देखेंगे। और सर कुछ तो हमें नए क्वेश्चन ही दे दिए हैं, उस टाइप के आपने क्वेश्चन ही नहीं करे होंगे, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो बेटा इन चारों वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, हर बच्चे को देखना है। ना ही सिर्फ जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए, मई 25, सितंबर 25 और आगे अगले वाले साल वाले अटेम्प्ट के लिए भी, क्योंकि सर ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है, ये एडजस्टमेंट अपने आप में यूनिक है और डिफरेंट है। ठीक है जी। तो बेटा ये सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे। तो हमारा सर इस वीडियो का स्कोप क्या है सर? जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं आरटीपी MTP1 MTP2 में से, उसमें से सर जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको आरटीपी MTP1 और MTP2 में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा अगर सर हमें MCQ भी करने हैं तो बेटा MCQ को क्या करना, यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, 1 घंटे की वीडियो है। उसमें हमने सर सारे MCQ इन तीनों के आरटीपी MTP1 MTP2 के सर सारे MCQ कवर कर रखे हैं। उस 1 घंटे में आप सारे MCQ कर सकते हो अपने आप से प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो सर MCQ करने वहां से कर लेना। डिस्क्रिप्टिव MCQ वाली देखो ना देखो, लेकिन बेटा ये वाली जरूर देख लेना। ठीक है। MCQ में इतना कुछ नया नहीं है जितना नया सर यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए सर इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आरटीपी का। क्या कह रहा है? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम्यक्तिव लिमिटेड इज एज फॉलोज। क्या दे रखा है सर हमें? सर 12% डिवेंचर दे रखे हैं 3.5 लाख रुपए के। सर 14% प्रेफरेंस दे रखे हैं 4,50,000 रुपीज के। इक्विटी शेयर दे रखा है सर 10 रुपए ईच 8.5 लाख रुपए के। टोटल कैपिटल है सर 16,50,000 की। सर 100 रुपीज का डिवेंचर है जो कि 6% पे रिडीम होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड है और करंट मार्केट पीरियड है 115। सर 90% बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन रहता है कि भैया नेट प्रोसीड्स में 100 रुपीज के हिसाब से निकालूं कि 115 के हिसाब से निकालूं। ठीक है जी। तो वो कंफ्यूजन यहां पे आपका खत्म हो जाएगा। 100 पर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इशूड एट डिस्काउंट 2% विद अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5% ऑन द इशू प्राइस। द करंट मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर इज 108। इट हैज मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स। अगेन सर इस पार्ट में भी यही डाउट है कि जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालूंगा तो नेट प्रोसीड्स के लिए इशू प्राइस क्या लूंगा, 100 रुपए की 108 रुपए, तो वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। लास्ट में हमें दिया सर इक्विटी शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 रुपीज एंड मार्केट प्राइस पर शेयर है बेटा करंटली 30 रुपीज। सर इन्होंने डिविडेंड लास्ट डिविडेंड पे करा है 4 रुपए का। कंपनी की सर एनुअल ग्रोथ है 9% रुपए की 9% की। और कंपनी की सर प्रैक्टिस है कि सारा का सारा पैसा डिविडेंड में दे देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स है 25%। वो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से वैक निकाल दो। तो क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है, लेकिन जो इन दोनों पॉइंट में हर बच्चे को कंफ्यूजन आती थी वो सर यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए जी। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। जब बेटा क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से लगाते हैं। हमने सर अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला लिख लिया। सर सबसे पहले रिडीमेबल वैल्यू देखते हैं। बेटा रिडीमेबल वैल्यू बहुत सिंपल है। डिवेंचर के केस में कह रखा है रिडीमेबल एट प्रीमियम 6%। 100 रुपए का डिवेंचर है, 6% प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो सर 106 रुपए रिडीमेबल वैल्यू आ गई। सर टर्म्स 5 साल है, टैक्सेशन रेट 25% है। इंटरेस्ट की बात करें तो सर 12% इंटरेस्ट है, तो बेटा 100 रुपए के डिवेंचर पे 12%, 12 रुपए आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट में भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात करते हैं सर नेट प्रोसीड की। हमें सर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर मार्केट प्राइस लें कि पुराना इश्यू प्राइस लें। तो बेटा यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है कि आप बेहिचक मार्केट प्राइस लेके काम कर सकते हैं। तो बेटा मार्केट प्राइस दी हमने 115 रुपए। इन्होंने कहा है कि भैया फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, तो बेटा 115 का 5% हम लेस कर देंगे। तो हमने क्या करा, 115 का 5% हमने लेस करा, नेट प्रोसीड आ गई हमारी 109.25। ठीक है। हमने यहां पे ले ली, हमारी रिडीमेबल वैल्यू आ गई, एन आ गया, नीचे एवरेज प्राइस ले लिया सर। केडी हमारी 7.76% आ गई है। तो आप बेहिचक मार्केट प्राइस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्किंग नोट 2 में आते हैं सर। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है जो कि 10 रुपए पे रिडम्पशन होगा 10% पे, तो बेटा रिडीमेबल वैल्यू 110 आ गई। टर्म्स बेटा 10 साल की आ गई।
सर इस पर डिविडेंड कितना देते हैं हम? 14%, यानी कि बेटा 14 रुपये हमारा डिविडेंड जाता है। इन्होंने कहा है कि भैया 2% डिस्काउंट पे इशू करा है और फ्लोटेशन कॉस्ट है 5% ऑन द इशू प्राइस। बेटा करंट मार्केट प्राइस है इसका 108 रुपये। तो बेटा यहां पे भी हम करंट मार्केट प्राइस लेके कर देंगे। हमने क्या करा है सर? हमने 108 का पहले 2% घटाया, ठीक है, तो हमारा आ गया 105.84। उससे बेटा हमने 105.84 का 5% घटाया, ये आ गया 100.55। मतलब सर जिस तरीके से नेट प्रोसीड निकालते थे बिल्कुल वैसे ही करा। हमारा मेन प्राइस, उसमें से पहले हमने डिस्काउंट लेस करा, हमारा इशू प्राइस आ गया। इशू प्राइस से बेटा 5% हमने कंप्यूट करी, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, हमारा नेट प्रोसीड आ गया है। बस फिर क्या था सर? हमने नेट प्रोसीड ले लिया, हमने सर रिडीमेबल वैल्यू ले लिया, हमने डिविडेंड ले लिया, हमने सर दोनों का एवरेज प्राइस ले लिया और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स आ गई है 14.19%। बहुत ही बढ़िया। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बहुत सिंपल था, हमने सर गॉर्डन वाला फॉर्मूला लगा देना है। सर हमें क्वेश्चन में D0 दे रखा था तो हमने ग्रोथ रेट लगा दी उस पर, ठीक है। हमने सर नीचे मार्केट प्राइस दे रखा था, उसमें से माइनस कर दिया हमने फ्लोटेशन कॉस्ट और बेटा हमने ग्रोथ रेट ऐड कर दिया, हमारा KE निकल के आ गया 26.44%। अब सर वैक का हमें स्टेटमेंट बनाना है। सबकी हमने मार्केट वैल्यू ले ली, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू प्राइस पर डिबेंचर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंटू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर और बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू प्राइस पर इक्विटी शेयर। बेटा इसके हिसाब से वेट निकल आए, हमने तीनों की कॉस्ट निकाल रखी थी और हमने KO निकाल दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने का ऑब्जेक्टिव ये था कि सर मार्केट प्राइस इश्यू प्राइस, मार्केट प्राइस इश्यू प्राइस, इसका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सर एक जगह ध्यान रखना, एक जगह ध्यान रखना, आपसे क्या मजे ले रखे होंगे, आपसे बोला होगा कि करंट मार्केट प्राइस है 30 रुपए, लेकिन अगर मैं मार्केट में इशू करने जाऊंगा अभी तो 25 रुपए में इशू होगा। तब सर हमें मार्केट प्राइस लेना है कि ये न्यू वाला, इसे हम कहते हैं न्यू इशू प्राइस, ये लेना है। तो बेटा उस केस में आप न्यू इशू प्राइस लोगे, ठीक है जी। तो ये एक जगह और घुमा सकता है इंस्टीट्यूट, मैंने आपको बता दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो सर देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं सर अब सब बच्चों को आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन के अंदर एरर कर रखी है, आप लोगों को डाउट आया होगा, इसलिए मैं सोचा इस क्वेश्चन को भी उठा लेता हूं। क्या दे रखा है हमें सर? क्वेश्चन आसान है, बस इंस्टीट्यूट ने एक एरर कर रखी है वो देख लेंगे। EBIT है सर हमारे पास 5 लाख रुपए की। सर डिबेंचर है 10% पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट, मतलब सर 10 लाख के डिबेंचर रहे होंगे। EBT है बेटा 4 लाख रुपए। इनकम टैक्स बेटा 30% लेस कर रखा है हमने। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 50,000। तो हमारा EPS आ गया 5.6 और हमें सर प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स, ठीक है जी। कंपनी के बेटा रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख के और हमें सर 5 लाख फर्दर पैसा चाहिए, मतलब सर एडिशनल कैपिटल कितनी रेस करनी है? 5 लाख रुपए की। उन्होंने कहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट है, मतलब सर जितना पहले रिटर्न आ रहा था उतना ही एडिशनल पे उस हिसाब से बढ़ जाएगा, मतलब सर पुरानी परसेंटेज निकालेंगे उसके हिसाब से नई कैपिटल एम्प्लॉयड पे नया प्रॉफिट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा अगर डेट इक्विटी रेशियो 2 से कम होगा, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो अगर 2 से कम होगा तो PE आपका 12 हो जाएगा, ठीक है सर। इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट इज 12%, बेटा एडिशनल डेट पे 12% इंटरेस्ट रेट है। आपसे क्या कहा गया है? आपसे प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर निकालने के लिए बोला गया, कब? अगर आपकी एडिशनल कैपिटल डेट की तरह रेज होती है, एडिशनल कैपिटल कितनी? 5 लाख, या फिर सर वो इक्विटी शेयर की तरह होती है। बहुत सिंपल है सर, सबसे पहले हमें क्या करना है सर, नई कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हमने क्या करा सर, पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, ठीक है। हमने कहा सर पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी 25 लाख की, कैसे निकाली? तो शेयर कैपिटल हमारे पास 5 लाख की थी, डिवेंचर्स हमने निकाल दी 10 लाख के और बेटा रिजर्व एंड सरप्लस हमें 10 लाख बता रखा था, टोटल 25 लाख की थी। हमेशा अर्निंग कितनी थी? हमेशा अर्निंग 5 लाख की थी। तो पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड पे 25 लाख की हमें 5 लाख की अर्निंग हो रही थी, तो मतलब सर 20% हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। उन्होंने कहा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सर जब मेरी बढ़ के 5 लाख जब मैं और रेस कर लूंगा तो मेरी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 30 लाख। तो इस पे भी सर मैं 20% कमाऊंगा, यानी कि 6 लाख। मतलब सर नए सिनेरियो में मेरा EBIT 6 लाख होगा। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे दोनों सिनेरियो बनाए, प्लान 1 प्लान 2, और EBIT लिख लिया 6 लाख 6 लाख, ठीक है। चलिए सर लेस करते हैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा देखो एग्जिस्टिंग वाला तो दोनों में से जाएगा, लेकिन सर जो हम न्यू डिबेंचर लेंगे वो खाली प्लान 1 में जाएगा, क्योंकि सर प्लान 1 में ही हम डेट से रेस कर रहे हैं। तो हमने क्या करा बेटा, 5 लाख पे 12% के हिसाब से 60,000 इंटरेस्ट लेस कर दिया। हमारी सर अर्निंग बिफोर
टैक्स आ गई। इसमें से बेटा 30% हमने टैक्स माइनस कर दिया, हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल है। बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम ही रहे जो पुराने थे। क्यों? क्योंकि सर हमने यहाँ पे नए इक्विटी शेयर कोई भी रेज नहीं करे प्लान 1 के अंदर। तो हमने सर 3,08,000 जो अर्निंग अवेलेबल थी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसको डिवाइड करा 50,000 से, हमारा सर 6.16 आ गया अर्निंग पर शेयर। बेटा पीई रेशियो हमारा 12 है। अब सर पीई रेशियो हमने 12 कैसे लिया है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया था सर अगर डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 2 हो तो आप पीई रेशियो 12 ले लेना। जरा सर इस केस में जहां पे हमने सर पैसा उठाया है थ्रू डेट, वहां पे हमारा सर डेट इक्विटी रेशियो कितना है देख लेते हैं। बेटा डेट कितना है सर 10 लाख पुराना था, 5 लाख नया है। सर इक्विटी कितना है सर 10 लाख की रिटेन अर्निंग और 5 लाख की शेयर कैपिटल, मतलब सर डेट इक्विटी रेशियो है 1, लेस देन 2 है। हाँ जी सर लेस देन 2 है, तो बेटा 12 हमने पीई रेशियो ले लिया और 12 इंटू 6.16 हमने प्राइस हमने सर इसका प्रोबेबल मार्केट प्राइस निकाल दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते सर केस 2 में 6 लाख ईबीआईटी था, हमने सर इसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस कर दिया। बेटा न्यू डिबेंचर हमने यहाँ पे लिया ही नहीं क्योंकि सर शेयर कैपिटल से पैसा उठाया है तो वो सर 0 आ गया हमारा। लेस करा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें बेटा टैक्स हमने 30% लेस कर दिया, हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया। लेकिन सर यहाँ पे हमने शेयर्स इशू करके पैसा उठाया है तो हमें देखना पड़ेगा हमने कितने शेयर्स इशू करे होंगे। तो बेटा 5 लाख रुपए के हमने शेयर्स इशू करे होंगे और एक शेयर का प्राइस कितना था हमें सर दे रखा है यहाँ पे हिसाब से सर 56 रुपीज़ था। ठीक है, यहाँ से हमने सर शेयर का मार्केट प्राइस निकाल लिया 56 रुपीज़, तो हमने डिवाइड बाई करा 56, 5 लाख इंटू 56, सॉरी 5 लाख डिवाइड बाई 56, बेटा ये आ गया 8,929 अप्रॉक्स, राउंड ऑफ करके निकाल दिए। तो बेटा 50,000 प्लस 8,929 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गया बेटा 58,929 और बेटा यहाँ पे हमने ईपीएस निकाल दिया। अब सर यहाँ पे हम निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो। बेटा यहाँ पे डेट कितना है सर 10 लाख पुराना वाला, नया वाला तो कुछ है नहीं, 0 हो गया। सर इक्विटी की बात करें, इक्विटी की है सर 10 लाख, आजा भाई 10 लाख रिटेन अर्निंग्स बेटा पहले थी। ठीक है, 5 लाख की सर शेयर कैपिटल थी पहले, 5 लाख आपने और रेस कर ली तो सर ये आ गया 10 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, यानी कि आंसर आ गया 0.5। सर 0.5 भी तो लेस देन 2 है। हाँ सर लेस देन 2 है, तो सर यहां पे भी पीई रेशियो 12 होना चाहिए था और इसको कट करके अगर हम देखें तो 5.94 इंटू 12 हमारा 71.28 आना चाहिए था। तो ये एक इंस्टीट्यूट ने एरर कर रखी है, मैंने अब आपको बता दिए, अब आपको क्लियर होगा। ठीक है जी, बाकी सब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक ही एरर थी, ये मुझे आपको समझानी थी, दैट इज डन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा साथ कंप्लीट है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेना, कोई इसमें गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो इसकी, कहीं डाउट होता है तो मेरे को पूछ लेना। अब आते सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि सर मुझे एक एमटीपी के अंदर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझाना है, जो जब तक मैं वाला क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा आपको वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैपिटल बजटिंग। क्योंकि कई बच्चों को लगेगा यार हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि ईजी क्वेश्चन था, करा हुआ क्वेश्चन था, आता हुआ क्वेश्चन था। लेकिन सर इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम एमटीपी समझेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। A company is considering the proposal to take up a new project which requires 850 lakh in plant and machinery, 150 lakh in working capital. The project is expected to yield the following cash flow before tax and depreciation. बेटा जो आपका कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन है वो आपको बता रखे हैं। स्टार्टिंग में 850 लाख रुपए फिक्स एसेट के जाएंगे और 150 लाख बेटा आपके वर्किंग कैपिटल के जाएंगे। ठीक है, द डिजायर रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 14%, मतलब सर ये हमारा डिस्काउंटिंग रेट हो गया। एसेट मस्ट बी डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन अ डब्ल्यूडीवी बेसिस, तो सर हमें 20% डब्ल्यूडीवी पे करना है। स्क्रैप वैल्यू बेटा हमें 140 लाख लेनी है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब सर प्रोजेक्ट लाइफ जब खत्म हो रही है तो स्क्रैप वैल्यू 140 लाख की लेनी है। इनकम टैक्स एप्लीकेबल सर हमें 20% लेना है। सर ये खाली एक ही पूरे ब्लॉक में सर अकेला एसेट है। ठीक है, तो सिंगल एसेट इन अ ब्लॉक आ गया हमारा कंसेप्ट। और कैपिटल गेन बेटा 15% हमें कंसीडर करना है। उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज द मैनेजमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, समझ लेते सर जल्दी से कैसे करा है।
तो देखो बेटा, 5 साल का हमने नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ले लिया, जो हमें दे रखा था एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें से हम लेस क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बेटा, 850 लाख पे 20%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 850 इंटू 20%, आपका 170 आ गया। सर नेक्स्ट ईयर का कैसे निकालूं बेटा, 170 में से क्या करना, माइनस कर देना 20%, आ जाएगा 136। फिर बेटा इसमें से माइनस कर देना 20%, फिर आ जाएगा आपका 108.8। फिर इसमें से माइनस कर देना 20%, आपका आ जाएगा 87.04। इस तरीके से आप 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दोगे, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन निकल गया। WDV का निकालने का आसान तरीका बता देना, शॉर्टकट आपको, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया। इसमें से बेटा टैक्स माइनस करोगे। टैक्स सर हमें कितना बोला है सर, टैक्स हमें 20% बोला है शायद, हाँ जी 20% सर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। तो बेटा 20% हमने टैक्स घटा दिया जितना आ रहा है, और फिर बेटा हमने डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया। सर ऐसे ही तो करते थे हमेशा, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे ही करते थे। फिर बेटा हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस आ गया इतना। एंड में सर जो वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में गई थी वो एंड में हमारे पास वापस आ जाएगी, वो आ गई बेटा। 140 लाख रुपए का हमारा स्क्रैप वैल्यू थी, वो आ गई, ठीक है। यहां पे इन्होंने सर बोला है कैपिटल गेन टैक्स इज 15%, ठीक है जी। तो सर हमने यहां तक निकाल लिया। आप कहोगे सर यहां पे कैपिटल गेन इन्होंने एडजस्ट क्यों नहीं करा, इन्होंने बेटा अलग से एडजस्ट कर रखा है, वो देख लेते हैं। इन्होंने सर सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाली है कि भैया हमारी टैक्स सेविंग या टैक्स कितना आ रहा है स्क्रैप वैल्यू पे। तो इन्होंने क्या करा, WDV एट द एंड ऑफ 5th ईयर निकाल दी। बेटा कैसे निकाली होगी सर, 850 लाख माइनस 5 साल का डेप्रिसिएशन, तो हमारी सर WDV कितनी बची, 278.53। इसमें से बेटा सेल्स वैल्यू हमने लेस कर दी, तो हमारा सर लॉस कितना हुआ होगा, 138.53। और इसमें बेटा 15% टैक्स सेव होगा, क्योंकि कैपिटल गेन कैपिटल लॉस का आपको टैक्स दे रखा है 15%। तो बेटा 15% इस पे सेविंग हुई होगी, तो 20.78 लाख की सेविंग हुई होगी 5वें साल में। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रही होगी, सबने उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से लगा के ले लिया 10.81, ठीक है जी। तो 10.81 सर उसकी सेविंग आ गई उसके टैक्स पे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते सर। अब हमें एनपीवी निकालनी है, तो हमने बेटा ये इन पांचों का टोटल ले लिया, इन पांचों का टोटल आ गया 1124.40। फिर बेटा हमने जो ये कैपिटल गेन कैपिटल लॉस पे हमारा कैश इनफ्लो आया था, टैक्स बेनिफिट आया था, उसको भी हमने ऐड कर लिया। आप चाहो तो इसको अलग से ना यहां पे ऐड कर सकते हो, आप यहीं पे भी ऐड कर सकते हो, तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। उसके बाद बेटा आपने 1000 जो इनिशियल आउटफ्लो था सर फिक्स्ड एसेट का और वर्किंग कैपिटल का, वो दोनों माइनस कर दिए। आपने कह दिया सर एनपीवी 135.20 लाख आएगी, ठीक है जी। चलिए तो सर हमारा एनपीवी का काम हो गया है। उसके आगे हमसे पूछा है, वो कह रहे हैं आईआरआर और डिजायबिलिटी फैक्टर भी कंप्यूट कर दो। तो आईआरआर सिंपल है सर, हमने दो रेट पे और निकाल दिया 16% और 20%, और हमने देख लिया सर इंटरपोलेशन लगा के हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तक कुछ ज्यादा नहीं है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। डिजायबिलिटी फैक्टर सर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सर सारे कैश इनफ्लोज में आ गए, मतलब सर जो टैक्स बेनिफिट वाला था वो भी और जो इनिशियली था वो भी, और डिवाइड बाई हमने सर जो इनिशियल कैश आउटफ्लो थे उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा 1.13521 पीआई या डिजायबिलिटी फैक्टर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, अगेन कह रहा हूं मैं, लेकिन सर इसके ऊपर बेस एक अच्छा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो सर क्यों ना सीधे पहले उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा MTP2 का सर क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ये क्वेश्चन सर इसी से आगे या इसी का एक वर्जन कह सकते हैं, नए टाइप का एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो उसको जरा ध्यान से देखते हैं। Hemspersh Private Limited is globally recognized consultancy firm having its presence in various countries across the globe and currently headquartered at Ahmedabad, India. ठीक है जी। It plans to commence a new branch in the Australia owing to untapped opportunities available there in the outsourcing business. The company hired a professional for the preparation of the project report and the fee paid was 2 लाख। बेटा 2 लाख रुपए हमने प्रोजेक्ट फीस दी थी सर, इररेलेवेंट है, किसी काम की नहीं है, इग्नोर कर देंगे। The company also incurred 5 लाख in the form of R&D cost as per the project report। 5 लाख से R&D cost पे गए थे, हो चुके, बात खत्म, डिसीजन के लिए रेलिवेंट नहीं है, इग्नोर कर देंगे। As per the project report, the company will require an initial fund outlay of 25 करोड़। बेटा 25 करोड़ इनिशियल कैश आउटफ्लो चाहिए, ठीक है जी, फॉर बाइंग प्रॉपर्टी एंड सेटिंग अप दी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सर फिक्स एसेट के लिए 25 करोड़ रुपया चाहिए। इट विल ऑल्सो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ऑफ 5 करोड़, मतलब सर 25 करोड़ फिक्स एसेट,
5 करोड़ सर वर्किंग कैपिटल चाहिए, बराबर। द कंपनी इज प्लानिंग टू ऑपरेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन शैल एट द एंड ऑफ 10th ईयर। बेटो क्या 10 साल के एंड तक हमें कैलकुलेशन करनी है। अब ये जो लाइन है ना, हमने सर ये लाइन पहले भी पढ़ी है, लेकिन ये लाइन यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है। अभी बताऊंगा कैसे, ध्यान रखना, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगी। चलिए, द अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस एस्टिमेटेड वुड बी एज फॉलो। बेटा ये जितनी भी है आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स है, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट लेस कर रखा है। बेटा जब भी हम कैपिटल बजटिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सर लेते हैं कि भैया जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मान लो 15% है, उसके बेसिस पे हमारे कैश फ्लो कितने आ रहे हैं वो हम एसेस करते हैं। बेटा क्या इस 15% के अंदर डेट, ठीक है, या लोन वगैरह की सबकी कॉस्ट कंसिडर होती है? या सर होती है। तो हम क्या करते हैं, जब कैश फ्लो निकालते हैं उसमें से इंटरेस्ट लेस नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट लेस नहीं करते हैं। इसलिए बेटा जितना भी इंटरेस्ट लेस हो रखा होगा उसे हम एड बैक कर देंगे, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट का अमाउंट है, डिविडेंड का अमाउंट है, उन्हें हम एड बैक कर देते हैं अपने कैश फ्लोज में, उन्हें आउटफ्लो नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि सर उन्हीं लोगों की नहीं तो एसेस कर रहे हैं हम कि भैया तुम्हारा 15% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम अगर वहां से वो भी निकाल दोगे तो बचेगा क्या, ठीक है जी। चलिए, द अमाउंट ऑल्सो इंक्लूड एन एलोकेटेड कॉमन कॉस्ट ऑफ 12,50,000। बेटा 12,50,000 की हमारी एक एलोकेटेड कॉस्ट है। बेटा एलोकेटेड कॉस्ट भी हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ये कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, तो सिर्फ एलोकेट कर दी, नया प्रोजेक्ट डाला तो उस पर एलोकेट कर दी, कॉस्ट तो पहले से ही हो रही थी, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये ऊपर के अमाउंट में इंक्लूडेड है, तो इसे एड बैक कर देंगे। कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट 10% डिविडेंड एवरी ईयर ऑन पोस्ट टैक्स अर्निंग्स। कंपनी इंटेंड्स टू बोरो ₹3 करोड़ एट अ पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.5%। वो कह रहे हैं कि भैया कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 10% डिविडेंड हर साल, और कंपनी 3 करोड़ रुपए बोरो करना चाहती है, जिसकी पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट है 6.5% इन इंडिया। पोस्ट टैक्स मतलब सर ये केडी आपको निकाल के दे रखा है, टैक्स का इसमें एडजस्टमेंट ले रखा है। एज पर टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट 3 ईयर्स, बेटा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि पहले 3 साल में ये हमारा टैक्स फ्री रहने वाला है। उसके बाद 4th ईयर से 75% लगेगा हमें जहां पे कंपनी के हेडक्वार्टर है, और बैलेंस दूसरे नेशन में लगेगा। मतलब सर आपके इंडिया में हेडक्वार्टर है, ठीक है, आप खोल रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो कह रहे हैं जितना भी टैक्स लायबिलिटी है उसका 75% आप इंडिया में पे करोगे और 25% आप ऑस्ट्रेलिया में पे करोगे, ऐसा बोला है। चलिए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है बेटा 30%, हाउएवर टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज 15%। सर बेटा कैपिटल गेन पे हमारा 15% टैक्स है, ओनली इन द हेडक्वार्टर। यहां पे सर कुछ वो बाइफर्केशन नहीं है, हेडक्वार्टर में लगेगा। साल्वेज वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस इज टू बी एस्टिमेटेड 90 लाख। बेटा साल्वेज वैल्यू हमें 90 लाख रुपीज लेनी है। द एसेट वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द मार्केट एट 3 करोड़ 50 लाख। देखो साल्वेज वैल्यू उन्होंने कहा 90 लाख एज्यूम करनी है डेप्रिसिएशन के पर्पज से। मतलब सर जब स्टार्टिंग में मैं अगर एसएलएम मेथड लगाऊंगा तो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू जो लूंगा वो 90 लाख लूंगा, लेकिन एक्चुअल में एंड में जाके 3 करोड़ 50 लाख की बिकेगी। मतलब सर इसमें तो कैपिटल गेन आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। हेमप्रश प्राइवेट लिमिटेड डिजायर्ड अ प्रीमियम ऑफ 3% टू द करंट एमसीएलआर ऑफ 12%। सर 3% का प्रीमियम चाहते हैं 12% एमसीएलआर पे, मतलब सर 15% का रिटर्न चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। तो वहां डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा सर 15%। एज्यूम नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। बेटा इस ब्लॉक में एक ही एसेट है। कैलकुलेट एनपीवी फॉर द प्रोजेक्ट एंड एडवाइस ओनली फ्रॉम इंडिया लॉ पर्सपेक्टिव। बेटा इंडिया के लॉ के पर्सपेक्टिव से हमें एडवाइस करना है। मतलब सर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी ऑस्ट्रेलिया में उसे इग्नोर कर दो, वो कह रहे हैं। If the company wishes to recoup its investment within 3.5 years, state any 2 measures that the company shall take। चलो इस पार्ट को हम बाद में लेंगे, ये पेबैक पीरियड से रिलेटेड है। पहले सर हम एनपीवी की बात कर लेते हैं। तो आते सर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हमने क्या करा सर, जितना हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स था वो हमने सर सारा कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये अर्निंग बिफोर टैक्स हमारी यहाँ पे आ गई। इसमें हम सर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट जब बेटा हमने ऐड बैक करा, ठीक है जी, इंटरेस्ट हमने जब ऐड बैक करा तो बेटा पहले 3 सालों में हमें टैक्स नहीं देना है। ध्यान देना, पहले 3 सालों में हमें टैक्स नहीं देना है। तो बेटा पोस्ट टैक्स
पोस्ट टैक्स हमें 6.5% कॉस्ट पड़ती है। यानी कि सर हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, हमारी हो गई बेटा 3 करोड़ का लोन है, उस पर 6.5%, यानी कि सर 19.5 लाख हमारा सर ये इंटरेस्ट आ गया पहले तीनों सालों का। ठीक है, अगले 3 साल की बात करें तो बेटा अगले तीनों सालों में टैक्स है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको ग्रॉस अप कर देंगे टैक्स अमाउंट से। ठीक है, इसको भी बताऊंगा हम कैसे निकालेंगे 25.2 को। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने क्या करा है सर, इंटरेस्ट को एड बैक कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। जो एलोकेटेड कॉमन कॉस्ट थी वो तो हर साल की सेम थी सर, उसको हमने एड बैक कर दिया है। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। अब बेटा देखो यहां पे क्या कह रखा था आपसे कि ये हमारे अर्निंग बिफोर टैक्स है, मतलब सर इसके अंदर सारी चीजें लेस हो रखी हैं। तो क्या सर डेप्रिसिएशन भी लेस हो रखा होगा? हाँ सर, डेप्रिसिएशन भी लेस हो रखा होगा। तो सर इसलिए आप देखोगे हमने डेप्रिसिएशन अलग से लेस नहीं करा है। लेकिन सर हमें पता है जब एक बार हम टैक्स निकाल के अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स पे आ जाते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन एड बैक तो करना पड़ता है। तो सर हम उसको देखते हैं हमने कैसे एड बैक करा है। देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या करना है सर, 5.127 पे 30% लगाना है। ठीक है, इंटू 30%, ये आएगा हमारा 1.5381। लेकिन सर उसका भी 75% इंडिया में देंगे, तो ये आ गया हमारा 1.153। ठीक है जी, ये आ गया। ऐसे ही बेटा हमने हर साल टैक्स लगा दिया, तो मतलब सर इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ गया, 30% का 75%। ठीक है जी, मतलब सर 22.5% हमारा यहां पे आ गया है इनकम टैक्स रेट। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो बेटा हमने टैक्स लेस कर दिया, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है। अब बेटा हमने डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया। सर हमारा हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा बेटा, 25 करोड़ के एसेट थे, 90 लाख की हमने स्क्रैप वैल्यू ली थी, 10 साल की हमने लाइफ ली थी। तो बेटा हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 25 करोड़ माइनस 90 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो बेटा 2 करोड़ 41 लाख हमारा डेप्रिसिएशन आ गया है। तो हमने सर हर साल डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया। ठीक है जी, हमने हर साल डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया, लास्ट ईयर में नहीं करा है। लास्ट ईयर में सर डेप्रिसिएशन एड बैक नहीं करा है, ये पॉइंट मुझे आपको समझाना है क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है जी, लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करा है। बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है, लेकिन सर लॉजिक है तो समझ लेंगे। उसके अलावा चीजें देख लें सर, उसके अलावा हमने कैश इनफ्लो निकाल दिए सारे, उसमें सर हमारे पास वर्किंग कैपिटल वापस आ जाएगी, तो वो हमने ऐड कर दी है। ठीक है, ये सर टैक्स इंपैक्ट है स्क्रैप पे, ये भी हम देखेंगे, ये इसी पॉइंट के साथ कवर हो जाएगा हमारा। टोटल कैश फ्लो आ गए, डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया बेटा हमने 15%, 12% प्लस 3%, हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर जरा अपने फिक्स्ड एसेट की, कि सर यहां पे लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया है। बेटा देखो क्या होता है हमारा, अगर हम ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करें, देखो ब्लॉक ऑफ एसेट है। अब ये क्वेश्चन वियर्ड क्यों है, क्योंकि सर ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर एसएलएम मेथड चल रहा है। ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर एसएलएम मेथड चल रहा है, भाई ऐसा कभी होता है क्या? ठीक है जी, ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर सर हमारा एसएलएम मेथड चल रहा है। तो चलो छोड़ो सर एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी उस पर तो हम डिस्कशन नहीं करते, भैया कौन से टैक्स लॉ लग रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर सर हम बात करें ब्लॉक ऑफ एसेट की, तो सर ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है सर, पहले हम लेते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, फिर हम लेते हैं एडिशन, फिर हम लेस करते हैं बेटा क्या सर, हम लेस करते हैं सेल वैल्यू, फिर हमारा सर आता है डेप्रिशिएबल वैल्यू, जिसपे हम डेप्रिशिएशन लगाते हैं। ऐसा ही होता है, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर सर हमारा डेप्रिसिएशन आता है, और फिर डेप्रिशिएबल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस करके हमारा आ जाता है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। ठीक है जी, तो सर इस तरीके से हमारा ब्लॉक बनता है। अब सर जरा 10वें साल का ब्लॉक बना लेते हैं। बेटा हमारा कितने का एसेट था, 25 CR का। बेटा 9 साल का डेप्रिसिएशन उस पर ऑलरेडी लग चुका है 2.41 CR से, तो मैं निकाल देता हूं कितना हो गया, 21.69 CR का डेप्रिसिएशन 9 साल का लग चुका है। ये 9 इयर्स डेप्रिसिएशन है।
ठीक है, तो अगर 10 साल के ओपनिंग में बात करी जाए तो इसकी WDV होगी सर 3.31 CR। क्या सर 10वें साल में कुछ एडिशन हुआ? नहीं। क्या सर 10वें साल में सेल हो गई? हां सर बिल्कुल हो गई। बेटा इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा द एसेट वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन दी मार्केट एट ₹3 करोड़ 50 लाख एट दी एंड। एंड में सर 3 करोड़ 50 लाख पे ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने माना कि सर 10th ईयर के एंड पे ही हमने एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। मतलब सर 10th ईयर के ब्लॉक में ही हम यहां पे डिस्पोजल वैल्यू दिखा देंगे। कितनी डिस्पोजल वैल्यू सर? 3.5 करोड़ की, 3.5 CR। ठीक है, तो सर हमारे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू कुछ बचेगी नहीं सर, नेगेटिव में बचेगी, तो वो हम वैसी 0 मान लेंगे। और बेटा यहां पे हमारा जो ब्लॉक है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा और हमारा कैपिटल गेन बन जाएगा कितना सर? कैपिटल गेन बन जाएगा 19 लाख का, 19 लाख का कैपिटल गेन बन गया। और बेटा हमारी WDV भी खत्म, डेप्रिसिएशन भी खत्म। तो मतलब सर 10वें साल में कोई हमें डेप्रिसिएशन मिला ही नहीं था, इसलिए सर यहां पे हमने वो डेप्रिसिएशन एड बैक करा ही नहीं। समझ गए? क्लियर है? तो सर हमने यहां पे डेप्रिसिएशन एड बैक करा ही नहीं। उसका लॉजिक क्या था ये? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे, मैं आऊंगा। पहले सर जरा यहां पे कैपिटल गेन वाली बात तो समझ लो। ठीक है जी, कैपिटल गेन वाली बात तो समझ लो। कहां पे निकाल रखी इन्होंने? सर 19 लाख का है हमारा। ठीक है जी, 19 लाख का कैपिटल गेन है। 15% उसमें कैपिटल आउटफ्लो हुआ होगा, क्योंकि सर गेन हुआ है तो हमारा इनकम टैक्स का आउटफ्लो हुआ होगा। तो बेटा 2,85,000 का हमारा आउटफ्लो हुआ होगा। तो साल्वेज की वजह से हमारा नेट इनफ्लो कितना हुआ? 3.5 करोड़ का हमने बेचा, 2,85,000 का उस पर इनकम टैक्स लग गया, तो नेट 3,47,15,000 का हमें इनफ्लो हुआ है। तो बेटा ये वही आ रहा है 3,47 लाख का हमें इनफ्लो। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब सर आपकी एक दुविधा आएगी कि सर जो हमने RTP का क्वेश्चन अभी इससे पहले करा था उस पर आए थे, देखो तभी मैंने वो आपको क्वेश्चन समझाया था जिससे आपके डाउट हैंड टू हैंड क्लियर हो जाए। हाँ जी, हमने सर ये वाला क्वेश्चन करा था। हमने तो सर यहां पे 5वें साल का डेप्रिसिएशन लिया था, और सर ये क्वेश्चन छोड़ो, हमने स्टडी में जितने क्वेश्चन करे हैं वहां पे भी 5वें साल का डेप्रिसिएशन लिया है। तो सर वहां पे 5वें साल का डेप्रिसिएशन क्यों लिया, जबकि सर यहां पे भी सिंगल एसेट था ब्लॉक में? जबकि सर यहां पे भी सिंगल एसेट था ब्लॉक में, लिखा है ना कहीं? कहां लिखा था? दिस इज दी ओनली एसेट। बेटा ठीक है, ये भी ओनली एसेट है। तो सर यहां पे 5वें साल का डेप्रिसिएशन कैसे मिल गया? दिमाग में क्वेश्चन आया, उसका लॉजिक समझो। ठीक है, नई चीज दी इंस्टीट्यूट ने, लेकिन उसका लॉजिक समझ लो। यहां पे बेटा जो डिस्पोज ऑफ की बात हुई है, वो कह रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू ले लो 5 साल के एंड पे 140 लाख रुपए। यहां पे इन्होंने एज्यूम क्या करा है, जो एजम्पशन चल रही है वो बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट जो नॉर्मली एज्यूम करता था कि जब आप 5वें साल के एंड में आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसे नॉर्मली क्या करोगे, जब बेचोगे तो बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर में बेचोगे। बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर में बेचोगे तो जितने भी आपके गेन वगैरह हैं वो 6th ईयर के ब्लॉक ऑफ एसेट के बेसिस पे हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल एसेट है तो ब्लॉक तो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। तो वो मान के चलते थे कि 5th के एंड में नहीं बिक रहा है, आपका 6th की स्टार्टिंग में बिक रहा है, इसलिए सर वो 5th ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेते थे। ठीक है, इसलिए सर वो 5th ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेते थे और WDV 5th ईयर का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आती थी। लेकिन सर यहां पे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, इन्होंने सर स्पेसिफिकली लिख दिया, इन्होंने सर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया कि जो हमारा एसेट है वो डिस्पोज हो जाएगा 3.5 करोड़ का। यहां पे नहीं लिखा सैल्वेज वैल्यू होगी, हर जगह लिखते हैं सैल्वेज वैल्यू होगी एट द एंड, यहां पे लिखा है कि हम डिस्पोज ही कर देंगे 3.5 करोड़ का। तो हमने मान लिया लास्ट ईयर में ही डिस्पोज हो गया है, 11th ईयर में जाके डिस्पोज नहीं हुआ है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन
चार्ज नहीं करा है। तो दोनों क्वेश्चन में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्यों हमने लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कंसीडर करा कि नहीं करा। फिर से एक बार समराइज तरीके में सुन लो। सर जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे लिखा हुआ था कि हमारी 5th ईयर के एंड पे सैल्वेज वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम मान के चल रहे थे कि 5th ईयर तक हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, 6th ईयर के स्टार्टिंग में हम उसे बेच देंगे और तभी हम सर सारा कैपिटल गेन लॉस कंप्यूट करेंगे। तो 5th ईयर के एंड तक हमारा ब्लॉक चलेगा, 5th ईयर के एंड तक हमारा ब्लॉक चलेगा और उस ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन भी मिलेगा लास्ट ईयर का। हालांकि सर इस क्वेश्चन में जब हम आए तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि भैया 10th ईयर के एंड पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे हम 3.5 करोड़ रुपए, ठीक है जी। 3.5 करोड़ रुपए हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो 3.5 करोड़ रुपए पे हमें सर 10th ईयर में ही रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो 10th ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और 10th ईयर में ही हमें सर कैपिटल गेन लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन की मेन बात थी। चलिए, तो अब मैंने आपको सर वो कॉन्ट्राडिक्शन भी समझा दिया है। चलो अब देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन और है, बहुत ज्यादा आप सोच लो इस क्वेश्चन के बारे में, इतना सोचना मत, लेकिन बहुत ज्यादा सोच लो। तो क्या है सर, यहां पे लिखा है कि ये प्रोजेक्ट आपका 10 साल से आगे भी चलना है, लेकिन हम कंप्यूटेशन के पर्पज से 10 साल ले लेते हैं। तो भाई जब 10 साल से आगे भी चलना है तो तुम इसे 10 साल बाद बेच क्यों रहे हो, ठीक है। तो तुम इसे 10 साल बाद बेच कर रहे हो, तो एक ये कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता था, ठीक है। इस पर हम नहीं पढ़ते, ठीक है। जस्ट आपके दिमाग में आया हो तो मैंने आपको बता दिया, इसको जस्ट इग्नोर करें। लेकिन हाँ सर एक यूनिक पॉइंट था, क्योंकि लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाए तो हमने उस पर अच्छे से चर्चा कर ली है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे आपको इंटरेस्ट और बताना था कि हमें कैसे निकालना है। तो बेटा देखो, इंटरेस्ट इन्होंने क्या करा है, पहले 3 साल के लिए सीधे हमने 6.5% निकाल दी, क्योंकि सर वो इसका इफेक्टिव टैक्स रेट था, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिवेंचर थी, वो हमने एडबैक कर दी। बेटा अगले 7 साल में हमारा जो टैक्स रेट है वो है 22.5%, तो उसके हिसाब से हमने ग्रॉस अप करा है। और बेटा हमारा बिफोर टैक्स आ गया है 25,17,000, तो हमने सर 25,17,000 एडबैक कर दिया। इस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो हमारा सर नेट होके इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस केस में हमने इसे ग्रॉस अप कर दिया कौन से इनकम टैक्स रेट से, 22.5% से, ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, एक अच्छी एडजस्टमेंट हम लोगों ने डील कर ली है। आपको कि सर हम क्या करेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा हमें लैंग्वेज पे ध्यान दे दी है कि वो साल्वेज वैल्यू कह रहा है कि वो कह रहा है कि डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो इस तरीके से करेंगे, अगर वो कह रहा है कि साल्वेज वैल्यू है तो सर जैसा हम करते आ रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन देते आ रहे हैं, दे देंगे, ठीक है जी, बराबर है। चलिए, तो चलिए सर इस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट भी है, वो थोड़ी सी अलग है, छोटी सी आसान सी है, वो एरर कहूंगा मैं, उसे एडजस्टमेंट भी नहीं कहूंगा, ठीक है, वो हम देख लेंगे। लेकिन सर जो मेन इन्होंने लफड़ा डाल रखा था वो हमने क्लियर कर लिया है। चलिए जी, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। चलते हैं सर अपनी सीक्वेंस पे वापस। क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके थे सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। सर क्वेश्चन नंबर 10 मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है आरटीपी के अंदर, इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। Nirmol Limited wants to avail short-term loan from the bank. However, bank grants short-term loan by keeping the collateral in the form of account receivable. बेटा ये लोन दे तो रहते हैं, लेकिन सर ये ट्रेड रिसीवेबल पे कोलेट्रल रखते हैं, मतलब सर उसे गिरवी रख लेते हैं अपने पास। फैक्टरिंग नहीं है ये सर इन्होंने करंट एसेट गिरवी पे रख लिए। अब बैंक इज एनालाइजिंग रिसीवेबल ऑफ निर्मोल लिमिटेड टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल कोलेट्रल। सर वो बैंक एनालाइज कर रहे हैं इनके ट्रेड रिसीवेबल। करंट पॉलिसी सर 3/10 नेट 40, मतलब सर 10 दिन में दे दोगे तो 3% डिस्काउंट, वरना 40 दिन में बिना डिस्काउंट के पैसा दे जाओ। बैंक सर खाली 90% देगा लोन, मतलब जितने ट्रेड रिसीवेबल होंगे, एक्सेप्टेबल रिसीवेबल जितने होंगे उस पर 90% लोन देगा, ठीक है, 12% इंटरेस्ट पे। कब? अगर सर बोथ कंडीशन जो नीचे मेंशन है वो फुलफिल हो जाएगी। और सर बैंक 5% का रिजर्व रखेगा कैश डिस्काउंट और रिटर्न के लिए। मतलब सर लिखा क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो सर 90% का लोन दे सकता है बैंक। उस 90% पे 12% वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और उसमें से 5% रिजर्व रोक के रखेगा, ठीक है जी, बैंक ने कहा है। अब सर दोनों कंडीशन क्या है बेटा? जो कंडीशन है कि हमारा सर जो ओवर ड्यू है वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सर 40 दिन की पॉलिसी है तो 45 दिन का ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए जो करंट ट्रेड रिसीवेबल है। और सर जो एवरेज एजिंग है उस पर्टिकुलर पार्टी की वो 15 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। देख लेंगे अब इसको क्या करना है।
अगर उसने कहा ऊपर में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एडवांस नहीं मिलेगा या लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तब आपको खाली जितना हमारा ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है उसका 65% मिलेगा, जिसमें से 15% रिजर्व रखा जाएगा और इंटरेस्ट भी 15% चार्ज करेंगे, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट सर 25% है। हमने जब सर रिसीवेबल्स की स्क्रूटनी करी तो हमें पता चला कि कौन से रिसीवेबल हैं हमारे पास, कौन कौन से देख लेते हैं। बेटा ये 10 तरीके के रिसीवेबल हैं, इनका करंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है सर, कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है। तो उसने कहा था करंट आउटस्टैंडिंग 5 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। वो सर हमारा टाइम लिमिट कितना 40, मतलब सर 45 डेज से ज़्यादा जो भी होगा उस पर हमें सर 65% मिलेगा। यानी कि सर इन दोनों पार्टी पे हमें कंडीशन मीट नहीं हुई पहली वाली, तो सर इन दोनों पे हमें कम लोन मिलने वाला है। ऐसी बेटा हमसे कहा गया था एवरेज अगर 15 दिन ओवरड्यू से ज़्यादा होगी, यानी कि 55 से ऊपर होगी, तो उस पर भी नहीं मिलेगा। तो बेटा एक ये है और एक ये है, तो मतलब सर इन चारों पार्टी पे हमें कम मिलने वाला है, बाकी सर 6 पार्टी पे हमें बराबर 90% मिलेगा। तो कह रहे हैं कि भैया बता दो कितना अमाउंट लैंड करेगा बैंक, और सर इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी। तो चलिए सर देख लेते हैं। हमने देखा सर जो 65% है उसमें हमने ये चारों पार्टी लिया जो मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाई। सर जो 90% है उस पर ये चारों पार्टी आ गई। ठीक है जी, टोटल अमाउंट इतना है। ठीक है, ये ऊपर सारा इन्होंने ज्ञान दे रखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको समझा दिया वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा हमारा 90% पे इतनों को लैंड करेंगे। ठीक है, 65% पे इतनों को लैंड करेंगे। तो बेटा हमने क्या करा, टोटल अमाउंट आ गया, इसमें से बेटा हमने रिजर्व घटा दिया 5% और 15%। उसके बाद बेटा हमारा नेट अमाउंट आ गया इतना। इसका बेटा 90% यहाँ पे लैंड हो जाएगा, इसका बेटा 65% यहाँ पे लैंड हो जाएगा। तो कितना अमाउंट हमें लोन में मिलने वाला है वो हमने बता दिया है, 5,25,190। पहला पार्ट हो गया, आसान सा था, बस डिफरेंट क्वेश्चन था, इसे मैंने आपको करा दिया है। दूसरे पार्ट में बेटा बोला गया है आपसे, दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है। तो बेटा हमने कहा जो ये वाला लोन है इस पर आपको 12% मिलेगा, जो ये वाला लोन है इस पर आपको 15% इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया है 67,133। लेकिन सर हमें पता है इनकम टैक्स भी तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो नेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट करके डिवाइड बाय लोन अमाउंट से कर दिया। हमने कहा इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी 9.59% आ रही है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में था नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको करा दिया है। तो सर हमारा ये भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमारा हो गया सर वन नोट हैंग, इसको जरा करते हैं रीस्टार्ट। ठीक है जी, तो सर इस तरीके से हमारा आरटीपी लगभग पूरा हो चुका है। क्या कुछ बचा है इसमें? नहीं जी, तो बेटा आरटीपी हमारा डन है। तो आरटीपी में जितने भी खेल खेले थे इंस्टीट्यूट में मैंने सारे आपको बता दिए। अब आ जाते हैं सर अपने एमटीपी 1 पे। एमटीपी 1 में बेटा देखो पहला क्वेश्चन है आपका लीवरेज का, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियरली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी हमारे साथ इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं सर सी पे। ठीक है, ये बेटा हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं सर, कुछ ना कुछ ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड ही है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। व्योम लिमिटेड एंड IT कॉन्ग्लोमरेट इज प्लानिंग टू टेक RAS लिमिटेड a startup company incorporated 2 years ago but holding a lot of prospect। ये सर एक स्टार्टअप कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हैं जो 2 साल पहले चालू हुई है। टू डिटरमाइन द बाय आउट कंडीशन, सर कितने में खरीदूं वो डिटरमाइन करने के लिए व्योम लिमिटेड हैज अप्रोच्ड यू एज अ फाइनेंस कंट्रोलर टू एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ द। आप फाइनेंस कंट्रोलर है बेटा व्योम लिमिटेड के, आपसे बोला गया है कि भैया इसकी फेयर वैल्यू निकालो बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग एस्टीमेट। फ्यूचर अर्निंग के एस्टीमेट पे इसकी आज की फेयर वैल्यू निकालो। तो मतलब अगर आपको बोला गया भैया एक कंपनी है, इसके फ्यूचर में कैश फ्लो इतने होने वाले हैं, इसकी आज की फेयर वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे आज की और कह दोगे सर इतना पैसा हम दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड सेल्स इन द कमिंग ईयर आर 25 लाख विद पीवी रेशियो ऑफ 40%। बेटा आगे आने वाले सालों में 40% पीवी रेशियो के साथ आपकी 25 लाख की सेल होगी नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद बेटा आपकी सेल 20% 2 साल के लिए ग्रो करेगी, 40% उसके बाद फर्दर 2 साल के लिए ग्रो करेगी, और 25% 6th ईयर में ग्रो करेगी, और उसके बाद 6 साल के बाद आपकी हर साल 10% ग्रो करती रहेगी। तो ये आपको सेल्स के नंबर दे रखे हैं, और इससे पीवी रेशियो है 40%। फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा 12 लाख फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स,
10 लाख देर आफ्टर, मतलब पहले 2 साल में 12 लाख कॉस्ट लगेगी, दूसरे सालों में आपकी 10-10 लाख लगने वाली है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉस इन एनी ईयर कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। जो भी बेटा प्रॉफिट आ रहा होगा इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में उसी से सेट ऑफ हो सकते हैं, वरना सेट ऑफ नहीं होंगे। कॉर्पोरेट टैक्सेस एप्लीकेबल आर 25% एंड 20% टू व्योम लिमिटेड एंड आरएलएच लिमिटेड। बेटा व्योम पे 25% टैक्स एप्लीकेबल है, आरएलएच पे 20% है। तो हमें देखना पड़ेगा सर हम कौन सा वाला इनकम टैक्स रेट लेंगे। अच्छा पॉइंट दे दिया इन्होंने। व्योम लिमिटेड डिजायर्ड रेट इज 15% और जबकि आरएलएच का सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 17%। तो हमें देखना पड़ेगा सर यहाँ पे 15% लेना है कि 17% लेना है। सिंपल सी बात है बेटा, हम यहाँ पे 15% लेंगे। क्यों? क्योंकि सर मुझे व्योम लिमिटेड को खरीदना है, व्योम लिमिटेड के इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है कि मैं 15% कमाऊं। ठीक है, तो सर जो हमारा डिस्काउंटिंग करेंगे हम वो 15% पे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो सर हमारा जो डिस्काउंटिंग रेट है जो एक्वायर कर रहा है उसके हिसाब से लिया जाएगा। अब बात करते हैं सर इनकम टैक्स रेट की। सर इनकम टैक्स रेट का क्या रेलिवेंस है? इनकम टैक्स रेट का क्या रेलिवेंस है कि सर जो भी हमारे कैश आउटफ्लो होंगे किस रेट पे होंगे। अब अगर मैं आरएलएच को देखूं तो सर हमारा जो आरएलएच है उसका टैक्स आउटफ्लो किसके हिसाब से होना चाहिए? सर जो आरएलएच का रेट है इनकम टैक्स का रेट उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हम तो सर इसे एक्वायर करना चाह रहे हैं ना, तो जब हम इसे एक बार एक्वायर कर लेंगे तो हमारा इनकम टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 25%। यानी कि सर जो मैं फ्यूचर कैश फ्लो पे इनकम टैक्स लूंगा वो आरएलएच का नहीं व्योम का लूंगा। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है सर किसी और क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट आ जाए तो आपको अब पता है। चलिए जी, तो सर इसके साथ हमने दोनों जो इसके क्रिटिकल पॉइंट थे वो समझ लिए। अब जो इसकी एक एरर है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा इन्होंने हर साल का कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। इस साल में बेटा 20% ऐड कर रखा है, तो आप देखोगे 10 का 12 आ गया, 12 का 14.4 आ गया। फिर बेटा इसमें कुछ परसेंट हमारी सेल बढ़ी थी वो ले ली, 6th ईयर में बढ़ी थी वो ले ली। सर 6th ईयर के बाद वाली सेल का क्या हुआ बताता हूँ, अभी रुक जाओ। अभी 6th ईयर तक सर हमने सेल ले ली है। उसके बाद बेटा पहले साल में 2 सालों में 12-12 लाख थी फिक्स कॉस्ट, बाकी सालों में 10-10 लाख थी, तो वो हमने लेस कर दी है। बेटा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। बेटा कहीं पे भी डेप्रिसिएशन की कोई बात ही करी तो उसे इग्नोर करके चलते हैं। बेटा अब हमने देखना है कि लॉसेस, पहले साल में हमारे लॉसेस आ रहे हैं तो ये कैसे सेट ऑफ होंगे। उन्होंने कहा था विद द प्रॉफिट ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर कौन सा है सर? हमारा है ईयर नंबर 3। तो इन्होंने यहां पे उससे सेट ऑफ कर दिए। ठीक है, तो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर का मतलब सर इन्होंने जो इंटरप्रेट करा है यहां पे कि जो भी नेक्स्ट ईयर में आपके प्रॉफिट आ रहे होंगे, चाहे वो 2nd ईयर हो, 3rd ईयर हो, 4th ईयर हो, जिस भी पहले साल में आपके प्रॉफिट आ रहे होंगे उसी से सेट ऑफ हो पाएगा, उसके बाद सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। मान लो सर आपके पहले साल में लॉस होता 10 रुपए का, अगले साल में प्रॉफिट होता 4 रुपए और उसके अगले साल में प्रॉफिट होता 16 रुपए, तो खाली पहले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट हो पाता, उसके बाद के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से बेटा इसको इंटरप्रिटेशन करिए क्वेश्चन ने। ठीक है जी, तो 2 रुपए सेट ऑफ सर इन्होंने 3rd ईयर में मार दिया, उसके हिसाब से सर टैक्स निकाल दिया इन्होंने। फिर बेटा इन्होंने क्या करा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब आप कहोगे सर 6 साल तक की तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, उसके बाद जो हमारी सर कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है 10% पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का क्या हुआ? तो बेटा उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी सीखी है। जैसे आपको याद होगा हम P0 निकालते थे, शेयर प्राइस कैसे निकालते थे सर? D1 कैसे निकालते थे हम P0? हम P0 कैसे निकालते थे सर? D1 अपॉन KE माइनस G। उसी तरीके से बेटा हमने 6th ईयर के एंड पे इसकी टर्मिनल वैल्यू निकाल दी है कि पूरे अनंत काल तक सर ये चलेगा तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। 6th ईयर के एंड पे थे तो हमने सर 7th ईयर की अर्निंग ले ली। 7th ईयर की अर्निंग कैसे आएगी सर? ये हमारे कैश फ्लो हैं, ये 10% से इंक्रीज होते रहेंगे। अरे जब कंट्रीब्यूशन हमारा 10% से इंक्रीज हो रहा है लिखा है इन्होंने, एंड देयर आफ्टर कैश फ्लो विल ग्रो एट अ स्टडी रेट ऑफ 10%। कैश फ्लो सर हमारे 10% से बढ़ते रहेंगे। तो हमने क्या करा, सीधे इसके कैश फ्लो लिए, इस पर 10% की ग्रोथ लगाई, तो हमारा डिस्काउंटिंग रेट है 15%, ग्रोथ रेट है 10%, और बेटा हमने टर्मिनल वैल्यू निकाल दी अपने इस बिजनेस की। तो मतलब सर 6 साल में जो इनफ्लो निकलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और 6 साल के एंड में जितना भी फ्यूचर इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, इस पे भी सर हमने 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दिया, हमारा 180.20 लाख आ चुका है। टोटल फेयर वैल्यू कितनी आ गई सर? 20 लाख ये प्लस 180 लाख ये, मतलब सर 200 लाख रुपए तक हम इस कंपनी को दे सकते हैं एक्वायर करने के लिए, यानी कि 2 करोड़ रुपए हम दे सकते हैं। ठीक है जी,
तो इन्होंने दे रखा है नोट कि भाई डिस्काउंटिंग रेट जो एक्वायर कर रही है उसका कंसीडर होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और टर्मिनल वैल्यू बेटा इन्होंने निकाली हुई जो हमने आपको समझा दी है। ठीक है जी, तो अच्छा क्वेश्चन था सर, एक दो एडजस्टमेंट इसमें नए थे तो मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो एनालिसिस का। आसान क्वेश्चन है, करा हुआ है सर, इस टाइप का हमारा बुक में भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस करिए इसमें। क्वेश्चन पार्ट बी पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में। हाँ जी चलो, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है, कई बच्चों की डिमांड होती है सर इस क्वेश्चन को समझा दो, तो चलो समझा देता हूं बेटा। पारस कह रहे हैं उनकी जो कंपनी है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर का। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कंपनी 10% से 4 साल तक ग्रो करेगी, उसके बाद 5% से अनंत काल तक ग्रो करती रहेगी। बेटा जो केई है हमारा वो 15% है। कंपनी बेटा 4 रुपए पे कर चुकी है एज अ डिविडेंड, मतलब सर ये D0 दे रखा है, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में। वो कह रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकाल दो। तो हमने सर देखा था स्टडी में, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला दे रखा था, वहां पे एक गलती कर रखी थी, उन्होंने लास्ट में 4 की जगह 5 ले रखा था, तो हमें सर 5 नहीं 4 ही लेना है। दिस इज द करेक्ट आंसर, स्टडी में आपका गलत था। और वो गलत भी क्या था, इंस्टीट्यूट ने उसके बाद उसका कॉरिगेंडम भी दिया था जिसमें उन्होंने 5 काट के 4 कर दिया था। ठीक है, तो करेक्ट ट्रीटमेंट हमें यही करना है। चलिए समझ लेते हैं। सर फॉर्मूला क्या है, हमने पहले साल का डिविडेंड निकाला 4.4, सर 4 रुपए पे 10% ग्रोथ। फिर हमने सर दूसरे साल का निकाला, तीसरे साल का निकाला, चौथे साल का निकाला, चारों साल का डिविडेंड लगा दिया, उस पर सर हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दिया। कैसे, 1/1 प्लस KE की पावर 1, मतलब सर 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 डिवाइड बाई 1.15 की पावर 2, 1 डिवाइड बाई 1.15 की पावर 3। सर जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं वैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिया और अगले चारों सालों की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब सर 4th ईयर के एंड पे जाके हमने क्या करा, उस शेयर की वैल्यू निकाल दी, टर्मिनल वैल्यू निकाल दी। कैसे निकालते थे सर, P0 इज इक्वल टू D1। हमें सर क्या निकालनी है 4th ईयर के एंड पे, मतलब P4 इज इक्वल टू D5 अपॉन KE माइनस G। सर अब तो G कांस्टेंट हो गया ना, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, बिल्कुल। D5 कितना है सर, सर जो D4 है 5.856, ठीक है, इस पे भी सर ग्रोथ लगेगी कितनी, सर हमसे कहा गया था कि भैया 5% हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है जी, तो हमने सर इसको भी 1.05 कर लिया, डिवाइड बाई KE कितना है हमारा, सर KE है 15% और 5% ग्रोथ है। तो बेटा इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा के क्या निकाल दी सर अपनी, ठीक है, हमने सर इस तरीके, अभी इसको इग्नोर करो सर, इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा के P4 निकाल दी, मतलब वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 4th ईयर, वो निकाल दिया हमने। फिर बेटा उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, फिर हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया 4th ईयर के, ये हमारी वैल्यू आ गई। मतलब सर 14 रुपए तो डिविडेंड के और जो टर्मिनल वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी मिला के 49.512 आ चुकी है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो टर्मिनल वैल्यू निकलेगी वो 4th ईयर के एंड पे ही निकलेगी और उस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर भी 4th ईयर का ही लगेगा। स्टडी में सॉल्यूशन 5वें साल का दे रखा है तो उसे हमें इग्नोर कर देना है। चलिए जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये मुझे कराना है सर, ये फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और फैक्टरिंग का क्या सर, इसमें पूरी ट्रेड रिसीवेबल घुसा दी इन्होंने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हुए बाद में पहले बाकी क्वेश्चन करते हैं। ये एक है रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन, ये मुझे आपको कराना है, इसमें 2 गड़बड़ है। और एक है सर ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ठीक है जी। चलिए 3 क्वेश्चन बचे सर, तीनों क्वेश्चन बड़े धाकार है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा MTB 1 का फैक्टरिंग पे बेस्ड है। देखते हैं सर ध्यान से, यहां पे कुछ गलतियां कर रखी इंस्टीट्यूट ने वो समझ लेते हैं, कुछ एजम्पशन लिए इंस्टीट्यूट ने वो देख लेते हैं। जोमो लिमिटेड करंटली हैज अ टर्नओवर ऑफ 120 लाख, बेटा 120 लाख का भी टर्नओवर है, जिसमें से 75% हमारी सेल क्रेडिट पे होती है। वेरिएबल कॉस्ट है सर 80%, ठीक है, मतलब सर जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 80% वेरिएबल कॉस्ट है। क्रेडिट टर्म्स क्या है सर 2/10 नेट 30, मतलब सर 10 दिन में पैसा दे दोगे 2% कैश डिस्काउंट दे दोगे, 10 दिन के बाद दोगे 30 दिन तक तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऑन द करंट सेल्स वैल्यूम द बेड डेट्स आर 1%, बेटा जो अभी करंट सेल है 120 लाख की, उस पर बेड डेट 1% है। कंपनी सर हर साल 1,20,000 रुपीज खर्च करती है इसके एडमिन कॉस्ट की, और बेटा ये हमारी कॉस्ट अवॉइडेबल है, ठीक है जी। सर थोड़ा थोड़ा फैक्टरिंग का इन्होंने फ्लेवर देना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं सर, 60% of the customer avail 2% cash discount and remaining
कस्टमर टेक्स 60 days ऑन एन एवरेज आफ्टर द डेट ऑफ सेल। सर पॉलिसी तो 30 दिन की थी, अरे भाई पैसा 60 दिन में देने आते तो क्या करते? तो बेटा 60% लोग तो 10 दिन में पैसा देते थे डिस्काउंट लेने के लिए और 40% लोग 60 दिन बाद आते थे। तो बेटा अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालूं तो कह सकता हूं बेटा 60% लोग तो 10 दिन में दे जाते हैं, ठीक है, और 40% लोग 60 दिन में दे के जाते हैं, यानी कि 6 + 24 यानी कि सर 30 डेज हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड आ रहा है अभी करंटली। चलिए, द बुक डेट्स आर फाइनेंस्ड बाई अ मिक्स ऑफ बैंक बोरोइंग्स एंड ओन फंड्स इन अ 1:1 रेशो। वो कह रहे हैं सर जितने भी हमारे बुक डेट्स हैं ये हम फाइनेंस करते हैं कैसे? कुछ अपनी इक्विटी से और कुछ अपने डेट से, जिनकी कॉस्ट है 15% और 14%। मतलब सर जितना पैसा डेट से फाइनेंस्ड होगा वो 15% पे होगा और जितना पैसा इक्विटी से फाइनेंस्ड होगा सर उसकी कॉस्ट होगी 14%। यानी कि जितना भी पैसा मुझे चाहिए उसको 1:1 में कर दूंगा, आधा आधा कर दूंगा, और एक पे जाएगी 15% कॉस्ट और एक पे जाएगी 14% कॉस्ट, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये तो अभी हमें करंट सिचुएशन बताई है। आगे देखते हैं। हाउ एवर जोमो लिमिटेड, तो बेटा ये कंडीशन 1 हो गई हमारी एक तरीके से, मान के चलो अभी करंट कंडीशन एग्जिस्टिंग कंडीशन है ये, ठीक है। However, Zomo Limited is also considering dynamic discounting for its cash customer, which might incentivize more customer to pay earlier by increasing the discount rate. उन्होंने कहा सर ये डायनामिक डिस्काउंटिंग लेके आ रहे हैं जिसमें ज्यादा कस्टमर जल्दी पैसा देंगे, ठीक है, डिस्काउंट रेट अवील करने के लिए। इससे सर जो हमारा बैड डेट है वो 0.8 रह जाएगा। मतलब सर जो ऊपर 1% था वो अब 0.8% रह जाएगा, मतलब सर 0.2% का फायदा हो जाएगा। लेकिन हमें डिस्काउंट भी बढ़ा के 2.5% करना पड़ेगा, ठीक है। सर पूरा पैराग्राफ बता दिया लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने कस्टमर आपके कैश डिस्काउंट लेने आएंगे। इन्होंने कह दिया मोर कस्टमर्स टू पे अर्लियर। वो कह रहे डिस्काउंट रेट इंक्रीज करने के बाद कस्टमर जल्दी पे करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कितने करेंगे। एग्जिस्टिंग में उन्होंने बता रखा है 60% करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ बोल दिया कि मोर करेंगे, कितने मोर करेंगे बताया नहीं। तो क्वेश्चन ने यहां पे एज्यूम करा है कि डिस्काउंट रेट बढ़ाने के बाद भी 60% लोग ही डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ने एज्यूम करा है। चलिए, तो ये सर हमारी कंडीशन हो गई कौन सी? डायनामिक डिस्काउंटिंग की। अभी आपसे ना वो सारे सिनेरियो कंपेयर करवाएगा, इसलिए मैं आपको आइडेंटिफाई कराते जा रहा हूं कि कौन सा किसका है। उसके बाद कहा फैक्टरिंग फर्म हैज प्रपोज टू डील विद द फॉलोइंग आइटम, ठीक है। फैक्टर रिजर्व वो रखेगा 12%, गारंटेड पेमेंट सब 25 दिन में पेमेंट करा देगा आपकी, इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15% और कमीशन रखेगा 4%। तो ये बेटा आपको सारी फैक्टरिंग की टर्म्स दे दी हैं। इसके बाद एक और चीज है, द कंपनी हैज ऑल्सो द ऑप्शन टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड ऑफ इट्स रिमेनिंग कस्टमर who do not avail the discount to 75 days, which might increase the sale by 10% but could result in an increase of bad debt to 1.5%। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं कि जिन लोगों ने डिस्काउंट अवेल नहीं करा है उनका हम जो कलेक्शन पीरियड है वो 75 डेज कर देंगे। लेकिन 75 डेज करेंगे तो क्या होगा, हमारी 10% सेल इंक्रीज हो जाएगी, हमारी 10% सेल इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमारा जो बैड डेट है वो भी बढ़ के 1.5% हो जाएगा। मतलब सर जो ओरिजिनली 1% का था उसके बाद डायनामिक डिस्काउंटिंग में 0.8 का हो गया था, वो इस वाले प्लान के अंदर 1.5% का हो जाएगा। तो ये हमारा सर एक और सिनेरियो दे दिया। गिवन द कॉस्ट ऑफ फंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 16% नेक्स्ट ईयर। बेटा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 16% हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। जोमो प्लान टू इंट्रोड्यूस, लो एक और चीज आ गई है कि सर जोमो, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आने की ना के बराबर चांसेस हैं, लेकिन सर इसमें से एक चीज तो उठ के आ सकती है ना, तो हमें क्वेश्चन पूरा समझना जरूरी है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, इतने सारे एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ सर कुछ चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, वो जरूर देखेंगे। तो जोमो लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस लेट पेमेंट पेनल्टी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। किसके लिए? जो 60 दिन से ज्यादा पेमेंट टाइम ले रहे हैं, 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग। मतलब सर 60 दिन के बाद जो लोग पैसा देंगे उसका 5% अब पेनल्टी लगाएंगे। अब यहां पे भी ये नहीं बताया इन्होंने कि भैया कितने लोग दे रहे हैं 60 दिन के बाद पैसा। जब आप बोलोगे अपने कस्टमर से कि भैया मैंने तुम्हारा टाइम 60 दिन से 75 दिन कर दिया है, और फिर उससे कहोगे कि 60 दिन के बाद पैसा दोगे ना,
सॉरी 30 दिन से 75 दिन कर दिया है, और अगर तुम 60 दिन के बाद पैसा दोगे ना तो मैं तुम्हें 5% पेनल्टी लगाऊंगा। तब भी इन्होंने एज्यूम करा है कि ऐसे लोग 40% होंगे। ठीक है, तो ये इनकी एजम्पशन है भाई, कुछ कर नहीं सकते। जो क्वेश्चन ने माना है वो हमने बता दिया आपको। एज्यूम अ 360 डे ईयर, पूछा क्या है, शुड जोमो लिमिटेड ऑप्ट फॉर डायनेमिक डिस्काउंटिंग और द फैक्टरिंग। वो कह रहे हैं उसे डायनेमिक डिस्काउंटिंग करना चाहिए, यानी कि सर जहां पे हम 2.5% डिस्काउंट दे रहे थे ये वाला, ये करना चाहिए, या फिर फैक्टरिंग में जाना चाहिए। तो बताना पड़ेगा, दोनों में कॉस्ट निकालेंगे, बता देंगे सर जिसमें कम कॉस्ट है वो उसमें चले जाओ। वो कह रहे हैं कि इंपैक्ट निकालो किसका, जब आप क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर रहे हो कंपनी के फाइनेंसेस पे, मतलब सर जब आप 75 डेज कर ले रहे हो उसका। वो कह रहे हैं सारे ऑप्शन कंपेयर करो और रिकमेंड करो कि सर कंपनी को इन हाउस मैनेजमेंट करना चाहिए, कि डायनामिक डिस्काउंटिंग करनी चाहिए, कि फैक्टरिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब सर सारे ऑप्शन हमें डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन अच्छा है। जो इसकी दो सबसे बड़ी एजम्पशन थी वो मैंने आपको बता दी है। एक ये वाली जिसका कोई पॉइंट नहीं बनता था, जब भाई तुम यहां पे लिख रहे हो मोर कस्टमर, तो कस्टमर मोर हुए क्यों नहीं, 60% ही क्यों मान लिए, तो तुम्हें देना चाहिए था परसेंटेज, नहीं दे रखा तो उन्होंने मान लिया 60% ही कैश डिस्काउंट अब भी अवेल कर रहे होंगे। दूसरा सर सारे के सारे कस्टमर जो 10 दिन जो 10 दिन के बाद 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं, उसके अलावा सारे कस्टमर 60 डेज के बाद कर रहे हैं, तो उन सब पे पेनल्टी लगा दी। तो ये दो अजम्पशन उन्होंने ली है। चलिए सर अब एक एक करके देखते हैं सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। सबसे पहले वो कह रहे हैं विद डायनेमिक डिस्काउंटिंग क्या रहेगा। तो इन्होंने कहा भैया हमारा डिस्काउंट रेट है 2.5%, 60% कस्टमर अवेल करेंगे डिस्काउंट। देखो ये अजम्पशन आ गई, बोला नहीं था कितने करेंगे, तो हमने 60% ही मान लिया। तो हमने कहा यार 90 लाख जो क्रेडिट सेल है उसके 60% सेल पे लोग कैश डिस्काउंट अवेल करेंगे, उसका 2.5% यानी कि कैश डिस्काउंट हो जाएगा मेरा 1,35,000। मतलब सर अगर मैं डायनामिक डिस्काउंटिंग करूंगा तो 1,35,000 मेरा डिस्काउंट का लग जाएगा। इसके बाद जो बैड डेट्स है सर मेरे वो 0.8% रह जाएंगे डायनामिक डिस्काउंटिंग में। तो 90 लाख का 0.8 यानी कि 72,000 सर मेरा क्या हो जाएगा, सर हमारा बैड डेट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एडमिन कॉस्ट मेरी लगेगी 1,20,000 की, क्योंकि मैं इन हाउस मैनेज कर रहा हूं, तो सर 1,20,000 मैंने एडमिन कॉस्ट ले ली। प्लस सर साथ में जितना भी मेरा ये पैसा है इसको मैं फाइनेंस करूंगा 1:1 में। तो इन्होंने क्या करा, पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला। एवरेज कलेक्शन पीरियड के हिसाब से इन्होंने डेटर्स निकाल दिए 7.5 लाख रुपए के। तो उन्होंने कहा जो 7.5 लाख रुपए है ये मुझे फाइनेंस कराना पड़ेगा। कैसे, 15% कराऊंगा बैंक फंड से, सॉरी 15% के रेट पे कराऊंगा बैंक फंड से, और ओन फंड पे कराऊंगा मैं 14%। अब यहां पे इन्होंने देखो गलती क्या करी है, इन्होंने कहा 7.5 लाख के डेटर आधे मैं बैंक फंड से फाइनेंस कराऊंगा और आधे सर मैं ओन फंड से फाइनेंस कराऊंगा। जबकि सर हमें पता है यहां पे डेटर वैल्यू नहीं, यहां पे सर इसकी कॉस्ट आनी चाहिए थी, यहां पे सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आनी चाहिए थी। तो बेसिकली 7,50,000 का 80% आना चाहिए था। ठीक है जी, 7,50,000 का 80% आना चाहिए था, वो हमारे साथ ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। तो यहां पे इन्होंने एजम्पशन ले रखी है कि पूरा का पूरा जो डेटर का पैसा है वो मैं फाइनेंस करा रहा हूं, जबकि हम कॉस्ट कराते हैं नॉर्मली फाइनेंस। हमने देखा होगा जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में निकालते हैं तब भी सर हम कॉस्ट ऑफ सेल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पे इन्होंने टोटल सेल अमाउंट लिया। तो पहली गड़बड़ तो सर ये करी है। गड़बड़ क्या कहो, एजम्पशन कहता हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये चीज पहले भी कई बार कर रखी है। आपको अगर सर एग्जाम में आएगा तो क्या करूंगा, बेटा एग्जाम में आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही होंगे, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो सर हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आ गई 1,08,000, इन दोनों पे इंटरेस्ट। तो बेटा हमने चारों कॉस्ट को ऐड करा यहाँ पे और हमारी टोटल कॉस्ट आ गई इन हाउस डिस्काउंटिंग की, डायनामिक डिस्काउंटिंग की। अब बात करते हैं सर फैक्टर की। बेटा 90 लाख की हमारी क्रेडिट सेल होगी, इस पर 4% कमीशन लेगा, 3,60,000 रुपये कमीशन चला गया फैक्टर का। ठीक है जी, इंटरेस्ट चार्ज बेटा ये 25 दिन कर देगा हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है जी, 25 दिन कर देगा हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बेटा इन्होंने कहा है, अब देखो यहां पे ना सर इन्होंने एडवांस का अमाउंट भी गलत निकाला है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमसे क्वेश्चन में बोला था कि फैक्टर का रिजर्व होगा 12%, इंटरेस्ट चार्ज होंगे 15% और कमीशन होगा 4%। हम सर कैसे करते थे, हमें सर अगर एडवांस का अमाउंट निकालना होता था, जो स्टडी में भी बताया गया है, हमसे बोला जाता था पहले तो 30 डेज के ट्रेड रिसीवेबल निकालते थे, जो कि हमारे आते 7,50,000,
उसमें से बेटा कमीशन लेस करते हैं, जो कि हमारा होता है 4% हमारा अमाउंट आता। उसमें से बेटा रिजर्व लेस करते हैं, उसमें से रिजर्व लेस करते हमारा सर नेट अमाउंट आ जाता है एडवांस अवेलेबल। और फिर बेटा हम इस पे इंटरेस्ट लगाते। इन्होंने क्या करा, पहली बात तो इन्होंने सर 25 दिन के ट्रेड रिसीवेबल निकाले, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए इन्होंने पहले ही कमीशन नेट ऑफ कर दिया, ठीक है जी। कमीशन हमारा सर पहले नेट ऑफ नहीं होता, बाद में होता है। पहले हम ट्रेड रिसीवेबल निकालते हैं, फिर हम कमीशन नेट ऑफ करते हैं, फिर रिजर्व नेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये गलती करी कि ट्रेड रिसीवेबल 25 × 360 करा, ठीक है। चलो 25 दिन का निकाला 30 दिन की जगह। ये भी इंस्टीट्यूट ने दोनों अजम्पशन ले रखी है। अगर आप देखोगे मई 24 के अंदर क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने दोनों अजम्पशन ली थी कि 25 दिन पे भी निकाल सकते हो और 30 दिन पे भी, ठीक है। चलो मैंने ये मान लिया, लेकिन सर वो 90 लाख का निकलेगा, 90 लाख माइनस 360 का नहीं निकलेगा, ठीक है जी। तो एक तो ही गलती कर रखी है। दूसरी गलती क्या करिए सर, जो रिजर्व लिया है 12%, वो भी सर हमें 90 लाख यानी कि 90 लाख पे जो डेटर्स निकले उसका लेना था, ना कि 90 लाख माइनस 360 लाख का, 3,60,000 का। तो दूसरी मिस्टेक ये कर रखी है। हमें सर जैसे स्टडी में सिखाया गया हम बिल्कुल वैसे ही बना के आएंगे। तो यहाँ पे सर इन्होंने एडवांस का अमाउंट गलत निकाला है, ठीक है जी। तो हम एडवांस का अमाउंट बिल्कुल सही निकाल के आएंगे जैसे हमें स्टडी में निकाला है, ठीक है। इसके बाद बेटा जितना पैसा हमारा इनसे रेज हो गया फैक्टर से, वो तो बात ठीक है। जितना बचा है वो सर हम खुद से रेज करेंगे। अब सर यहाँ पे भी एक एजम्पशन लिया, ठीक है। यहाँ पे भी एजम्पशन ली है कि जो हम खुद से रेज करेंगे वो हम ओन्ड फंड से करेंगे, जबकि हमें बोला गया था कि 1:1 बोरोड फंड और ओन्ड फंड में करोगे। तो यहाँ पे भी एक एजम्पशन ले ली कि भैया जो बचा हुआ पैसा है फैक्टरिंग के केस में वो हम ओन फंड से रेज करेंगे, इसने उसकी 14% कॉस्ट ले ली, ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से इन लोगों ने सर यहाँ पे मिस्टेक कर रखी फैक्टरिंग में, मैंने आपको बता दिया है। हमने सर जिस तरीके से सीखा है उसी तरीके से फैक्टर एडवांस निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप 25 डेज लो या 30 डेज लो। मई 24 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाके देखना, वहां पे उन्होंने 75 डेज और 30 डेज दोनों से सॉल्व करके दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है। मेरा सजेशन मानो तो 30 डेज ही लेके जाना, ठीक है। उसके बाद बेटा कमीशन लेस होगा, रिजर्व लेस होगा, तब हमारा एडवांस आएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है सर हमारा, जब हम एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड देंगे, इसमें क्या होगा सर, हम 75 डेज देंगे, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी सर कितने से, 12 लाख की। उन्होंने कहा था 10% से सेल बढ़ जाएगी, 12 लाख की सेल बढ़ जाएगी। टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 1,32 लाख। क्रेडिट सेल कितनी होगी सर, 99 लाख। पहले 90 होती थी, अब 99 लाख होगी। बेटा बैड डेट हमारे कितने हो जाएंगे सर, 1,48,000, क्योंकि 1.5% बैड डेट हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा इन्होंने माना 99 लाख का 40% लोग सारे के सारे 60 दिन के बाद पेमेंट करेंगे और उन पे हम 5% पेनल्टी लगाएंगे, 1,98,000 एजम्पशन है, ठीक है। और कुछ एजम्पशन ले नहीं सकते थे तो हमने यही ले ली। बेटा जो हमारा डिस्काउंट रेट है वो 2% ही माना है हमने, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं करा है तो हमने कहा सर 2% ही रखा होगा। तो जो 60% कस्टमर थे 99 लाख के, उस पर 2% के हिसाब से हमने 1,18,800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। इसके अलावा बेटा जो हमारी एडमिन कॉस्ट है सर, जब इन हाउस है तो एडमिन कॉस्ट रहेगी 1,20,000। और बेटा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल हमने कैसे निकाला है, हमने सर पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला। हमने कहा 60% लोग 10 दिन में देंगे, 40% लोग 75 दिन में देंगे, 36 डेज हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। सर नई सेल्स के हिसाब से हमने डेटर्स निकाल दिए 9,90,000। उसके बाद अगेन 9,90,000 हमने कहा हाफ बैंक से होंगे, हाफ हमारे ओन फंड से होंगे। यहां पे बेटा आप कॉस्ट ऑफ सेल से भी कर सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल कितनी आ गई बेटा, हमारा टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई है, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसका नेट देखोगे तो हमारा कैश डिस्काउंट आ गया ये, नेट बैड डेट्स, ये सर नेट बैड डेट्स 49,000 माइनस क्यों आ रहे, क्योंकि बेटा इसमें पेनल्टी हमने नेट कर रखी है, बैड डेट से ज़्यादा पेनल्टी है, तो एक तरीके से हमारी ये इनकम बन गई, तो हमने कॉस्ट में से माइनस कर दी। एडमिन कॉस्ट एज इट इज आ रही है और बेटा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हमारी एज इट इज आ रही है, तो 3,32,850 रुपीज़ आ रही है। तो बेटा फाइनल डिसीजन देखेंगे हम, इन हाउस डायनेमिक डिस्काउंटिंग में इतना खर्चा आ रहा है, फैक्टरिंग में इतना खर्चा आ रहा है, इन हाउस एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड में इतना खर्चा आ रहा है, तो सर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सर देखने वाली बात क्या थी, क्वेश्चन में बेटा सीखने वाली बात थी हमारी, एक तो ये इंपैक्ट ऑफ एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड और बेटा एक ये, ठीक है। फैक्टरिंग वाली बात सर इस क्वेश्चन में सीखने की थी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ गलत सलत इन्होंने कर रखा है, ठीक है। चलिए जी, तो बेटा इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूं इसमें जितने भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। इसमें आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए सर नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 एमटीपी 2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा रेशियो एनालिसिस का। 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत नाइंसाफी करी है। ठीक है, क्वेश्चन कम से कम 7-8 नंबर का होना चाहिए था। देखते सर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ अल्फा लिमिटेड रिवील द फॉलोइंग पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2023। बेटा 31 मार्च 2023 की पोजीशन दे रखी है आपको। क्या क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब नेट फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 40,40,000। बताऊंगा अब इसमें क्या गड़बड़ है। डेटर्स वेलोसिटी दे रखी है हमें 2 मंथ्स की। स्टॉक टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स ये हमें दे रखा है 4 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ सेल्स और नेट प्रॉफिट दे रखा है 15% ऑफ सेल्स। मतलब सर जीपी रेशियो एनपी रेशियो दोनों दे रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक बताया है 25% हायर है ओपनिंग स्टॉक से और सर कुछ फ्री रिजर्व भी है जो हमारे पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। करंट एसेट्स के अंदर खाली स्टॉक, डेटर एंड कैश है और करंट लायबिलिटी एक्सपेक्ट बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज क्रेडिटर। बेटा जो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट है वो करंट लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करे जाएंगे, मतलब उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है सर, एक्सपेंसेस जितने हैं वो 90,000 है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है ऊपर। ठीक है, उसने कहा है इसके बेसिस पे आप मार्च 23 की बैलेंस शीट बनाओ। अभी नीचे क्या लिखा है कोई फायदा नहीं है, मार्च 23 की बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सर स्टार्टिंग पॉइंट पता है इस क्वेश्चन में क्या होता है हमारी सर वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो और क्विक रेशो। ठीक है, करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम लोग सर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट निकाल देते हैं। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट निकाल देते हैं। क्विक रेशो के हेल्प से सर हम लोग क्या करते हैं, करंट रेशो अपना स्टॉक निकाल देते हैं। तो सर देखेंगे अगर हम यहाँ पे तो इन्होंने भी ये करा है कि बोले अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट क्या होंगे 2.5x, क्योंकि सर रेशो है 2.5:1। तो इन्होंने क्या करा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यहाँ पे ये रख दिया। वर्किंग कैपिटल पता है तो सर करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख रुपए निकल के आ गई है। इसके अंदर सर 1 लाख के बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, तो सर 1 लाख के हमने बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिए, यानी कि सर क्रेडिटर्स हमारे 3 लाख के आ गए हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने सर ये दोनों फिगर फाइंड आउट कर लिए। सर हमें पता है करंट लायबिलिटीज का 2.5x है करंट एसेट, तो ये 10 लाख भी निकल के आ गया है। ठीक है जी, बात समाप्त। चलिए आगे चलते सर। हमें सर कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी है यहाँ पे 14,40,000। इसको सर क्वेश्चन ने थोड़ा गलत तरीके से यूज करा है। यहाँ पे सर क्वेश्चन ने क्या करा देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, पहले लिक्विड रेशियो यूज करके हमने सर एसेट स्टॉक की वैल्यू भी निकाल दी 4 लाख। ठीक है, इसकी मैं डिटेल में नहीं आ रहा है, आप लोगों को ऑलरेडी आता है। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू निकाल दी 4 लाख। अब आगे चलते सर। हाँ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा सेल्स है 14, कॉस्ट ऑफ सेल है 14,40,000, इसको डिवाइड कर दिया 80% से। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 80% से। मतलब सर क्या हुआ यहां पे, आपका जीपी रेशियो बताया है 20% ऑफ सेल्स। जीपी रेशियो 20% ऑफ सेल, मतलब हम सब कैसे मानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। सर हमें ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ सेल्स, यानी कि अगर सेल्स x है तो जीपी हो गया 0.2x और कॉग्स हो गया हमारा ये, तो कॉग्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0.8x। तो सर हमारी सेल निकल के आ जाएगी कॉग्स डिवाइडेड बाई 0.8। लेकिन सर हमें यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है, नहीं, ये इंस्टीट्यूट ने इसे कंसीडर करा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कंसीडर इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करा है, तभी तो इन्होंने सर यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई 80% करा है। अगर सर यहां पे इसे कॉस्ट ऑफ सेल लेते तो डिवाइड बाई 85% करते। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे ये सर क्वेश्चन में टाइपो एरर। अब सर हमारा क्वेश्चन में से टाइपो एरर हो जाएगा तो हमारा एग्जाम में क्या होगा। बेटा देखो वैसे तो चांसेस कम होते हैं एग्जाम में टाइपो एरर होने के, एमटीपी आरटीपी में फिर भी हो जाते हैं। अगर आ भी गया ना, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर कहीं पे आपको लगे क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग गलत है तो जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर है उसके हिसाब से करके आना, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो अपने को अटेम्प्ट करके आना। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 1% लगता है क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग गलत है, जैसे मैं बताऊं आपको सितंबर 24 के अंदर सर क्वेश्चन नंबर 1 जो था कंपलसरी क्वेश्चन का 3rd पार्ट था लीवरेज का, उसमें सर एक एजम्पशन लेनी थी जो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी थी। तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा उसे, ठीक है, चाहे गलत करा, उनको सर मार्क्स मिल गए थे उसमें। जिन बच्चों ने खाली छोड़ दिया उनको मार्क्स नहीं मिले।
ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया सर, इस केस में आपको क्या करना है, अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। चलिए, तो हमने सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉक्स के बेसिस पे हमने सेल्स निकाल दी। ठीक है, हमें पता है सर 2 महीने के डेटर है, तो बेटा 3 लाख के हमने डेटर निकाल दिए। तो बेटा हमारे पास डेटर भी आ गए। तो बेटा 10 लाख में से 4 लाख स्टॉक है, 3 लाख डेटर है, बाकी बचा हुआ कैश है, हमने 3 लाख कैश भी निकाल दिया। इसके बाद बेटा हमें बोला गया है नेट प्रॉफिट है 2,70,000। तो बेटा हमने इस साल का नेट प्रॉफिट भी 2,70,000 अपना शेयर होल्डर फंड के अंदर डाल दिया है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें सर क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉपर्टी रेशो, नेट फिक्स्ड रेशो हमारा 0.75 है। तो बेटा प्रॉपर्टी रेशो क्या होता है, नेट फिक्स्ड एसेट अपॉन, हमें दे रखा है सर, अपॉन प्रॉपर्टी फंड, यानी कि शेयर होल्डर फंड हम बोल सकते हैं इस केस में। ठीक है जी, तो ये 0.75 है। हमें पता है सर, हमें पता है, इसको हम डिराइव करते हैं जरा। हमें पता है सर, जो हमारा शेयर होल्डर फंड होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके सर, फिक्स्ड एसेट प्लस, चलो ऐसे ले लेते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। यही होती है सर हमारी बैलेंस शीट की इक्वेशन। हाँ सर, अगर बैलेंस शीट में डेट नहीं है तो यही इक्वेशन होती है। बेटा करंट लाइबिलिटी को जरा मैं इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू FA प्लस CA माइनस CL। बिल्कुल सर कह सकते हैं। इन दोनों को नेट करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो हम कह सकते हैं सर शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू FA प्लस वर्किंग कैपिटल। सर दोनों इक्वेशन को मैं जरा शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड। ठीक है जी, तो ये तो सर कट के 1 हो गया। सर FA अपॉन SHF हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 0.75। सर वर्किंग कैपिटल अपॉन SHF हमें नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं इस 0.75 को इधर ले जाते हैं तो हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल अपॉन शेयर होल्डर फंड हमारा 0.25 है। तो ये चीज जो मैंने आपको बैकग्राउंड में समझाई, क्या मैथ चली है, ये इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट लिख दिया यहां पे, और आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने सर इसी बेसिस पे डायरेक्ट निकाल दिया कि हमारे फिक्स्ड एसेट 18 लाख के होंगे। तो आपको क्या करना है, आप कहोगे कि भैया अगर FA अपॉन शेयर होल्डर फंड हमारा 0.75 है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल अपॉन शेयर होल्डर फंड हमारा 0.25 होगा। ठीक है जी, 0.25 होगा। इसका मतलब सर हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 0.25 ऑफ शेयर होल्डर फंड, या फिर हम कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल अपॉन 0.25। वर्किंग कैपिटल कितनी थी सर, 6 लाख थी, डिवाइड बाई 0.25, यानी कि सर शेयर होल्डर फंड हमारा 24 लाख का है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब सर हमें शेयर होल्डर फंड में इक्विटी कैपिटल बता रखी थी 20 लाख की, तो हमने 20 लाख की कर दी। सर करंट ईयर के प्रॉफिट थे कुछ 2,70,000 के, बिल्कुल सर। बैलेंसिंग फिगर 24 लाख में से जो बचा वो हमने रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दी बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में दे भी रखा था कि पिछले साल से कुछ कैरी फॉरवर्ड हमारे रिजर्व एंड सरप्लस हैं। ठीक है जी, तो ये फिगर भी हो गई हमारी। अब सर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सारी लाइबिलिटी और इक्विटी हो गई है, राइट हैंड साइड पे से हमारे करंट एसेट हो गए, तो बैलेंसिंग हम फिक्स्ड एसेट निकाल देंगे 18 लाख रुपए। और बेटा हमारी मार्च 23 की बैलेंस शीट पूरी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और जो इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रखा था वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये भी आपको पता चल गया होगा। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं सर। आगे क्या दे रखा है, टोटल सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वॉज 20% हायर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बेटा पिछले साल में 18 लाख की सेल थी, तो इस बार 18 लाख प्लस 20% की सेल है। सर 31/24 को स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेटर्स और कैश के बैलेंस हमें दे रखे हैं। मतलब सर स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर और कैश के बैलेंस हमें एज इट इज दे रखे, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। सर आगे देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और टर्नओवर हैज गॉन अप टू 20%। 20% से बेटा 25% हो गया हमारा जीपी रेशियो, और सर जो नेट प्रॉफिट रेशियो है 15% से 16% हो गया। ठीक है, देखेंगे इसे यूज करेंगे। सर उन्होंने कहा है एक फिक्स्ड एसेट था, अभी फिक्स्ड एसेट वाला पॉइंट छोड़ दो, इसे अभी लीव कर दो, छोड़ो इसे अभी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सर हमने परचेज करे 296,600 के, तो बेटा हमने क्या करा, इस साइड अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी डाल दिया बैलेंस शीट में। उसके बाद बेटा हमसे बोला गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट फुल्ली डिस्चार्ज, मतलब सर हमने पे ऑफ कर दिए, तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे 0 आ गया।
चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। आगे हमें क्या बोला गया है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको भी अभी होल्ड पे डालते हैं। वो कह रहे हैं प्रिपेयर बैलेंस शीट कर दो। तो बेटा बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम देखेंगे सर इस साल का प्रॉफिट हमारा कितना आएगा। पिछले साल का प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था सर, 18 लाख का 15%। इस बार सर हमारी 18 लाख से सेल बढ़ गई है, कितनी हो गई सर, 20% से बढ़ गई है, तो 1.2 कर देंगे। और सर नेट प्रॉफिट भी 15% किया गया, 16% हो गया। तो इस हिसाब से प्रॉफिट निकाल दें, कितना आ जाएगा, 18 लाख इंटू 1.2 जो सेल बढ़ गई हमारी, इंटू 16%। तो बेटा 3,45,600 का प्रॉफिट है हमारा इस बार का। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में पिछली बार का भी ऐड कर लेंगे 2,70,000, तो ये हमारा आ जाएगा कितना सर, 6,15,600। ये हमारा आ गया एज इट इज। सर रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ चेंज नहीं बताया, तो ये हम एज इट इज ले लेंगे। शेयर कैपिटल में कुछ चेंज नहीं बताया, तो ये एज इट इज ले लेंगे। ये भी हमारा आ गया। तो सर हमारी पूरी शेयर कैपिटल और लायबिलिटी साइड बन गई है। एसेट साइड सर हमें सारी पता थी, हमने सर नेट फिक्स्ड एसेट बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया है। तो हमने सर दोनों साल में क्या करा, नेट फिक्स्ड एसेट हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। अब इंस्टीट्यूट ने भी यहां पे कुछ निकालने का तरीका दे रखा था, वो बता देता हूं मैं आपको क्या दे रखा था। सर पहले साल बोला था कि डेप्रिसिएशन आपका 90 लाख है। अब भाई जब मेरी बैलेंसिंग फिगर 18 लाख आई है और डेप्रिसिएशन इसमें से 90,000 का रिड्यूस हो रखा है, तो इसका मतलब सर बुक वैल्यू रही होगी 18,90,000 माइनस एक्डेप होगा 90,000 का, तो नेट अमाउंट आ गया 18 लाख का। ठीक है जी, तो उस तरीके से हमने इसको बाइफरकेट कर लिया। नेक्स्ट ईयर में क्या बोला है, नेक्स्ट ईयर में बोला है कि आपका एक फिक्स्ड एसेट हमने बेच दिया है, 1,80,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 90,000 का हमने बेचा है। तो अगर बेटा मेरा 18 लाख का ओपनिंग ब्लॉक था, इसमें से 1,80,000 का एसेट का मैंने निकाल दिया, तो मेरा कितना ब्लॉक बचा इस साल का, 16,20,000। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, क्योंकि इस पे 1,80,000 पे हमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। इन्होंने लिखा है नो डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन दिस आइटम। ठीक है, अब सर इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 5%। अभी ये 5% कैसा है ये वही बता दूंगा। फिलहाल आप इस पे 5% लगाइए, आपका आ जाएगा 81,000। तो 16,20,000 माइनस 81,000 आपका आ जाएगा 15,39,000। ठीक है जी, तो आप देखोगे सर बैलेंसिंग फिगर भी यही आई थी और हमारा सर कंप्यूट करके भी यही आया है। अब सर बात करते हैं 5% की। गलती बेटा यहीं पे है, गलती इंस्टीट्यूट की यहीं पे 5%। उसने देखो क्या लिखा, उसने लिखा कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट इन द प्रीवियस ईयर। जिस रेट पे पिछले साल पे हमने डेप्रिसिएशन दिया था, उसी रेट पे इस साल भी देना है। पिछले साल हमने सर कितना डेप्रिसिएशन दिया था, 90,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था हमने 18,90,000 पे। तो सर हमारा डेप्रिसिएशन रेट कितना आया, 4.76%, राइट। 4.76%। बस सर इंस्टीट्यूट ने यही गलती कर दी कि डेप्रिसिएशन पिछले साल का उन्होंने गलत निकाल दिया। उन्होंने किस पे निकाल दिया उन्होंने 18 लाख पे निकाल दिया। भाई 18 लाख तो डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद आई थी, डेप्रिसिएशन किस पे लगा होगा सर, ग्रॉस वैल्यू पे 18,90,000 पे। तो ठीक है, ये हमारा सर गलत था, हमने इस रूट से गए ही नहीं, हमने सर दूसरे रूट से निकाल के अपना आंसर निकाल दिया था। ठीक है जी, तो गलत होने के चांसेस कम थे, लेकिन क्या क्या गलती थी इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए जी, तो सर हमने रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन भी दे दिया। और मजे की बात देखो, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में दिया है। अगर बच्चे को आता है ना, वो फुल स्पीड में करे, तो भी सर इसे 8 मिनट में नहीं कर पाएगा, 8 मिनट या 9 मिनट में नहीं कर पाएगा। ठीक है, सोचो जिसे नहीं आता होगा वो कितना टाइम लगा देगा। तो इसलिए बेटा कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है उसमें देखभाल के घुसे, उसमें ऐसे ही ना कूद जाए अंधाधुंध कि आपके टाइम सारा उसमें लग जाए। ठीक है, तो सर कंपलसरी क्वेश्चन में अगर डाउट होना तो बाद में को रखना उसे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया सर। इसके साथ आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में, बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं क्या है। ABC Limited, a newly formed company, has applied to the private bank for the first time for financing its working capital requirement. The following information is available about the projections for the current year, estimated of level of activity, completed units of production 31,200। बेटा 31,200 यूनिट इन्होंने बनानी है। बेटा रॉ मटेरियल इतना लगता है, डायरेक्ट वेजेस इतना लगता है, सर ओवरहेड 40 रुपये पर यूनिट लगते हैं, जिसमें 10 रुपये पर यूनिट डेप्रिसिएशन के हैं। तो हमें सर कैश कॉस्ट पे लेना है हम 30 रुपीज ओवरहेड कंसिडर करेंगे। सेलिंग प्राइसेस है 150 रुपये, जीपी रेशियो है 30% कैश कॉस्ट पे। ग्रॉस प्रॉफिट सर हमारा 30% है, लेकिन कैश कॉस्ट पे है।
सर नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है 25%, लेकिन वो टोटल कॉस्ट पे। अच्छा जी, देखेंगे सर इन दोनों का कैसे यूज करना है। रॉ मटेरियल बेटा 30 दिन का रखते हैं बेटा। जो WIP है वो जितनी हमने FG बनाई है उसकी 30% है, यानी कि सर जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसके अलावा हमने WIP भी बनाई है 30%, यानी कि 9360 हमने WIP भी बनाई है। ठीक है सर, इसकी हम वैल्यू कैसे करते हैं? प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, मतलब सर ओवरहेड्स की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते जब WIP की वैल्यू निकालते हैं। और कितना लेते हैं सर? मटेरियल मान के चलते हमने 90% लिया है, और हमने सर रेलिवेंट कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि सर लेबर की बात कर रहा है, वो हमने 60% लिया। आप कहोगे सर कन्वर्जन कॉस्ट में तो लेबर एंड ओवरहेड दोनों आता है ना, आप तो ही कहोगे, लेकिन बेटा उसने कहा है ना प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो हमारा ओवरहेड तो रहा ही नहीं, प्राइम कॉस्ट में तो ओवरहेड आता नहीं है, तो हमें सर खाली लेबर लेनी है 60% WIP की वैल्यू निकालते हुए। देखेंगे फिनिश गुड्स है बेटा 2500 यूनिट्स। सर क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर है 30 डेज, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर है सर, मतलब कस्टमर को हम 45 डेज के क्रेडिट पे बेचते हैं। डायरेक्ट वेजेस में बेटा लैग है 15 दिन का, और हमें कैश बैलेंस रखना है 1,25,000 का। सर सेफ्टी ऑफ मार्जिन हमें 15% रखना है नेट वर्किंग कैपिटल का। सर वो कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन पूरे 360 दिन होता है हमारा, और वेजेस और ओवरहेड भी हमारे सिमिलरली एक्रू होते हैं, सारी सेल्स क्रेडिट पे हैं, आपको नेट वर्किंग कैपिटल बनाना है। देखने में क्वेश्चन बड़ा सरल है, लेकिन सर इसकी अब गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले सर इस क्वेश्चन के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। ठीक, कॉस्ट शीट बनाते हैं। सर हमने 2 तरीके की यूनिट बनाई है, फिनिश गुड्स और WIP। तो हमने सर दोनों यूनिट ली। सर फिनिश गुड्स में कितना मटेरियल लगा होगा? सर एक यूनिट को बनाने में 40 रुपये पर यूनिट लगता है, यानी कि 31,200 इंटू 40। ठीक है जी, तो ये हमारा सर 12,48,000 आ जाएगा। देख लूँ जरा करके। हाँ सर 12,48,000 आ गया है। सर WIP में बात करें तो 9360 था, इस पर भी 40 रुपीज़ पर यूनिट लगा होगा, लेकिन सर उन्होंने कहा है सिर्फ 90% लगा है। तो 9360 इंटू 40 इंटू 90% बेटा 3,36,960 आ गया। सर डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो बेटा 25 रुपये पर यूनिट लगा होगा, 31,200 इंटू 25 कितना आ गया जी? सर 7,80,000। यहाँ पे सर अगर हम बात करें तो 9360 इंटू 25 और इसका 60%, क्योंकि सर 60% ही लगी हमारी WIP में, तो 9360 इंटू 25 इंटू 60% बेटा 1,40,400 आ गया। बेटा ओवरहेड्स की बात करें तो यहाँ पे लगता है हमारा 30 रुपीज़, कैश कॉस्ट की बात कर रहे हैं, 30 रुपीज़ हमारा लगा होगा। बेटा ये आ गया 9,36,000। और बेटा यहाँ पे हम बात करें इंटू 30 इंटू 60%। आप कहोगे सर ओवरहेड्स तो मना करा था ना, खाली प्राइम कॉस्ट लेनी थी। अरे भाई ओवरहेड्स लगे होंगे, ओवरहेड्स जरूर लगे होंगे, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट कह रहे 60% लगी होगी, लेकिन जब हम WIP की वैल्यू लेस करते हैं कॉस्ट शीट के अंदर, तब हमें उसे प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है। ठीक है, इसका मतलब सर जब लगे तो होंगे ओवरहेड, लेकिन वैल्यू में कंसीडर नहीं करना है, ये मतलब है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें 9360 इंटू 30 इंटू 60%, यानी कि 16,8480। ठीक है जी, तो यहाँ पे सर हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई कि 36,09,840 लगी है। ठीक है, तो वैसे ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब इसमें से बेटा हम WIP माइनस करेंगे, ओपनिंग तो कुछ है नहीं, नई कंपनी है, क्लोजिंग सर WIP लेस कर देंगे। कैसे करेंगे? सर हमने कहा था खाली प्राइम कॉस्ट लेनी है, तो इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे। 336,960 प्लस 140,400 बेटा 477,360 की हमारी WIP की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई सर? WIP मटेरियल प्लस WIP लेबर। सर यहाँ पे हमने ओवरहेड क्यों नहीं लिए? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हम प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। ठीक है जी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ओपनिंग FG सर कुछ है नहीं क्योंकि नई कंपनी है। क्लोजिंग FG सर हमें निकालना है। अब क्लोजिंग FG की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर हमें पता है 40 रुपये का मटेरियल लगता है, 25 रुपये की लेबर लगती है, 30 रुपये की हमारी ओवरहेड लगती है। इस पे सर हमारी कितनी है क्लोजिंग FG? सर हमारी क्लोजिंग FG है 2500 यूनिट्स। ठीक है जी, 2500 यूनिट्स हमारी क्लोजिंग FG है। तो 40 प्लस 25 प्लस 30 इंटू 2500 बेटा 2,37,500 हमारी आ गई है FG की वैल्यू। और बेटा हमारी बची है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी कौन सी वाली? कैश वाली, क्योंकि सर कैश में हमें बता रखा था, हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करा है।
ठीक है जी। तो कैश वाली सर हमारी ये आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें सर क्वेश्चन में बता रखा है कि कैश कॉस्ट के बेसिस पे आपका जीपी रेशियो है 30%। मतलब सर हमारा क्या होता है, कैश कॉग्स, ऐसे अगर मैं इसे लिखूं, कैश कॉग्स प्लस कैश जीपी इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है जी। अगर सेल्स को मैं x मान लूं और कैश जीपी हमारा 0.3x है, तो कैश कॉग्स हमारी सर जो है 2894,980। तो बेटा इसके बेसिस पे हम सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स कितनी आ जाएगी, 2894,980 डिवाइड बाई 0.7, 2894,980 डिवाइड बाई 0.7। तो बेटा ये आ गई है हमारी 41,35,686। कैसे आई है सर, जितनी हमारी ग्रॉस कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी उसको हमने 0.7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 30% हमारा जीपी कैश जीपी मार्जिन था। तो बेटा हमारी सेल्स निकल के आ गई है 4135। ठीक है जी। तो ये अमाउंट आ गया हमारा, ये अमाउंट आ गया। अब सर हम बात करते हैं प्रॉफिट की। सर प्रॉफिट कितना रहा होगा, यहां पे इन्होंने एजम्पशन लिए कि भैया प्रॉफिट हमारा सेम रहा होगा। प्रॉफिट कितना रहा होगा सर, आप देखो 150 रुपए पर यूनिट बेचते थे। ठीक है, 150 रुपए पर यूनिट बेचते थे आप। आपने 40 प्लस 25 प्लस 30 रुपए का एक यूनिट में खर्चा करा। सॉरी, अच्छा ये छोड़ो, हमें सर नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है कि 25% होगा आपका टोटल कॉस्ट का। ठीक है जी, 25% टोटल कॉस्ट, मतलब जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है उसका 1/4। तो बेटा सेल्स का कितना हो गया, 1/5। तो बेटा अगर मैं एक यूनिट 150 की बेचता तो मैं उस पर 30 रुपए कमाता। तो इन्होंने कहा भैया हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ कुछ चेंजेस आ गए हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि प्रॉफिट हम 30 रुपए पर यूनिट ही कमाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, यहां पे 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट ऐड कर दिया। सर हमने कितनी यूनिट्स बेची हैं, सर हमने 31,200 यूनिट्स बनाई थी, और हमने सर उसमें से कितनी स्टॉक में रखी है, अभी 2500 रखी हैं स्टॉक में। ठीक है जी, हमने 2500 स्टॉक में रखी हैं, और एक यूनिट पे हम 30 रुपए कमाएंगे। ठीक है जी, देखो इन्होंने यहां पे एजम्पशन लिखी है, इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट इज अनचेंज्ड। तो बेटा 8,61,000 का हमने प्रॉफिट निकाल दिया। इससे बैक कंप्यूट करी हमने, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब सर कॉस्ट ऑफ सेल और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिफरेंस है, बीच में क्या होते हैं सर, हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो हमने बैलेंसिंग फिगर ले लिया है। तो बेटा इसकी कॉस्ट शीट बनाना ही सबसे ट्रिकी पार्ट था, वो हमने पूरा समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट पे। सबसे पहले सर रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक रखना है हमें, 30 डेज का। तो जितना भी हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, हाँ सर दोनों को हमने ऐड करा, इसका 30 डेज ले लिया। सर WIP की वैल्यू सर हमारी कॉस्ट शीट से आ गई, FG की वैल्यू सर हमारी कॉस्ट शीट से आ गई। डेटर्स की बात करें तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स 32,74,000 पे हमने 45 डेज का क्रेडिट पीरियड लेके डेटर्स निकाल दिए। बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दे रखे थे, हमने एज इट इज ले लिए। क्रेडिटर्स की बात करें तो हमने कैसे निकाला सर, रॉ मटेरियल परचेज कैसे निकलता सर न्यू कंपनी के केस में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो 0 है, परचेज सर हमें बता रखी है 15,84,000, और सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 132। तो बेटा इसके बेसिस पे हमारी परचेज आ गई 17,70,000, और उस पर 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, तो हमने क्रेडिटर्स निकाल दिए। बेटा लैग इन वेजेस, वेजेस हमारी पूरे साल में कितनी लगी, ये नहीं सर 9,20,000 आ रहा है इसका टोटल। इस पर सर 15 दिन की लैग इन वेजेस 38,000 सर हमारा वेजेस पेबल आ गई। और बेटा इसके बाद हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ गया, 15% हमने मार्जिन लिया, सर हमारी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ गई है। ठीक है जी, तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर सर एग्जाम में पहली बार आता तो मुश्किल होती, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब हमने सर पूरी तरीके से ये समझ लिया है। और बेटा इसके साथ हमारा MTP RTP का सेशन खत्म होता है। तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। अगर किसी और क्वेश्चन में भी आपको इसके अलावा डाउट है, या इन्हीं एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करके इनको क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, इस नंबर पे मैं आपको अवेलेबल हूं, आप मुझसे पूछ लेना। चलिए जी, तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं।
ठीक है जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर। बहुत मजा आया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एग्जाम में इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो तो कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि बेटा ये वीडियो बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। चले जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।